आकाश खून से लथपथ भागा जा रहा था। वो लोग अब भी उसके पीछे थे। वो अनजानी गलियों में भागता फिर रहा था। उसने कई दरवाजे खटखटाए पर हर कोई उसकी हालत देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो सड़क पर निकल पड़ा। अंजना हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। आकाश उससे टकरा गया। अंजना गिरते गिरते बची। उसने डांटते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते? इतना पीते ही क्यों हो? अगर संभाली नहीं जाती। आकाश ने उसकी बाँह पकड़कर धीरे से कहा, देखिए मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। मुझे गोली लगी है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। क्या कहा? गोली? आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? अंजना ने घबरा कर पूछा। अंजना ने पकड़ कर पूछा तो वो उसकी बाहों में बेहोश हो गया। अंजना ने झट से एम्बुलेंस मंगवाई। उसने अपने घर फ़ोन किया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, इसलिए रुकना पड़ेगा। वो एम्बुलेंस के साथ ही हॉस्पिटल आ गई। वो जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। ऑपरेशन कई घंटे चला। उसके अलग अलग हिस्सों में 4-5 गोलियां लगी थी, पर किस्मत से वो बच गया। अंजना उसके पास बैठी थी। ऑपरेशन तो सफल रहा था, पर उसे अभी भी होश नहीं आया था और उसके घर वालों को भी पता नहीं था। सो अंजना उसकी देखभाल कर रही थी। उसके कपड़ों की पॉकेट्स भी चेक की, पर कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि नाम भी नहीं पता चला। अंजना पास बैठी उसका चेहरा देख रही थी। जो चेहरा खून से लथपथ था, अब साफ हो गया था। अंजना ने काफ़ी ध्यान से देखा। वो बहुत हैंडसम था। उसका चेहरा गोरा और बिल्कुल साफ था। लड़कियां भी ऐसा चेहरा पाने के लिए तरसती हैं। अंजना सोच रही थी कि इसका नाम क्या होगा, ये करता क्या होगा, वो लोग कौन हैं, इसे गोलियां क्यों मारी, कहीं ये कोई डॉन वगैरह तो नहीं। सोचकर अंजना डर गई। वो डॉक्टर थी। अभी पिछले साल ही वो यहाँ पक्की हुई थी। उसने नर्स से कहा इसकी देखभाल करने को और खुद स्टाफ रूम में सोने चली गई। रात के 10 बज गए थे। वो सो गई। सुबह को उठी तो उसे रात वाले अजनबी का ध्यान आया। वो ब्रश करके मुंह धोकर उसके कमरे में गई, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया, रात को कुछ लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। क्या उसे होश आ गया था क्या? नहीं डॉक्टर, लगता है वो कोई रसूख वाले लोग थे, एम्बुलेंस लाए थे और अपने डायरेक्टर सर भी साथ थे, नर्स ने बताया। अच्छा, अगर डायरेक्टर सर खुद आए थे तो ज़रूर कोई बड़ा बंदा होगा, अंजना ने कुछ सोचते हुए कहा। उस दिन के बाद अक्सर गलियों में अंजना उसे ढूंढती रही। उसे लगता था कि कभी तो वो मिलेगा। अंजना की आज छुट्टी थी। वो बैठी कोई केस स्टडी कर रही थी। माँ ने पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक है तेरी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? चंगी भली तो हूँ, अंजना ने जवाब दिया। अगर ठीक है तो ये किताब उल्टी क्यों पकड़ी है? माँ ने किताब सीधी करते हुए कहा। कोई परेशानी है तो बता। नहीं माँ, यूं ही एक केस के बारे में सोच रही थी, अंजना ने कहा। आकाश को 3 दिन बाद आर्मी हॉस्पिटल में होश आ गया। उसने अपने आसपास देखा। वो आर्मी हॉस्पिटल में था। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। रोहित उसका खास दोस्त है। दोनों एक साथ ही ऑफिसर्स लगे थे, लेकिन आकाश अपनी काबिलियत से मेजर बन गया था, जबकि रोहित अभी कैप्टन ही था। आकाश को जगह देखकर उसने डॉक्टर्स को आवाज़ दी और खुद उसके पास आ गया। कैसा है तू? ठीक तो है? मुझे पहचानता है? मैं तेरा दोस्त रोहित हूँ। आकाश ने उसे ऐसे देखा मानो कोई अजनबी हो और बोला, कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? रोहित परेशान हो गया। डॉक्टर के आते ही वो बोला, डॉक्टर, इसे कुछ याद नहीं आ रहा, ये मुझे पहचान ही नहीं रहा, कुछ कीजिए। डॉक्टर ने ध्यान से चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अपना नाम बताइए। जी, मैं मेजर आकाश वर्मा। ओके, आप कहाँ हैं? आपको क्या हुआ था? कुछ याद है आपको? जी डॉक्टर, मुझे सब याद है। कैप्टन, आपको किसने कहा कि इन्हें याद नहीं है? इन्हें तो सब याद है। रोहित कभी डॉक्टर को तो कभी आकाश की तरफ देखता। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, सिर्फ आंसू आने बाकी थे। वो आकाश के पास आया। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ यार, तुझे अगर कह भी दूं कि नहीं पहचानता हूँ तो तू कौन सा मेरा पीछा छोड़ देगा? उसने हंसते हुए कहा। रोहित बोला, साले शुक्र कर बेड पे पड़ा है, नहीं तो मार मार कर भरता बना देता। पर तेरा ये हाल किसने किया? तूने तो मेरी जान ही निकाल ली। एक सीक्रेट मिशन था यार, पहले कर्नल को खबर कर देना कि मुझे उनसे मिलना है। फिर कुछ याद करके आकाश बोला, एक सीक्रेट मिशन था, पहले कर्नल को खबर कर देना कि मुझे उनसे मिलना है। फिर कुछ याद करके आकाश बोला, मुझे यहाँ कौन लाया? हमें खबर मिली थी कि तू सिटी हॉस्पिटल में है, सो हम जाकर ले आए।
आज 3 दिन बाद होश आया है तुझे, भगवान की कृपा से बच गया, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले उन्होंने जान निकाल दी और होश में आकर तूने। रोहित ने कहा। क्या कहा? मैं सिटी हॉस्पिटल में था। तुझे कुछ पता है कि मुझे वहाँ कौन ले गया? आकाश ने पूछा। नहीं, हमें तो हेड ऑफिस से फ़ोन आया कि तुम्हें आकर ले जाएं। हम गए और ले आए। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर घबरा गया था, कुछ सूझा ही नहीं हमें। क्या कोई बात है? रोहित बोला। हाँ यार, मुझे थोड़ा सा याद है। एक चेहरा था बड़ा प्यारा सा, उसने मुझे गले लगा लिया, मानो कोई आसमान से अप्सरा आई हो मुझे बचाने। उसकी खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। सच्ची? हाँ, एक नर्स बैठी तो थी वहाँ, पर वो तो मैरिड लग रही थी। हाँ, लग नहीं रही थी, पक्का मैरिड थी। उसने सिंदूर लगाया हुआ था और मंगलसूत्र भी पहन रखा था। वो अप्सरा नहीं, माता रानी है तुझे बचाने वाली, रोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या हो सकता है? शायद मुझे बेहोशी में सपने आ रहे हों। तभी दरवाज़ा खुला और कर्नल सर आए। रोहित ने खड़े होकर सल्यूट मारा और वहाँ से चला गया। आकाश भी उठना चाहता था, कर्नल राठौर ने उसे रोक दिया। वेल डन मेजर, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे भेजे गए डाटा से हमें उनके कई ठिकानों का पता लगा है। मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल। अब तुम आराम करो, हम तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देते हैं, पर अपना फ़ोन हमेशा फ्री रखना, ओके? यस सर, आकाश ने कहा। कर्नल राठौर जब बाहर निकले तो बाहर रोहित खड़ा था। कैप्टन रोहित आहूजा, तुम यहाँ इसकी देखभाल कर रहे हो। व्हाट अबाउट योर ड्यूटी? सर, हम मिलकर 2-2 घंटे की लीव लेकर इनका ध्यान रख रहे हैं। ओह, ऐसा करो कि जब तक ये ठीक नहीं होता तुम्हारी ड्यूटी यहीं है। अपने काम का किसी और को इंचार्ज बना दो, कहकर कर्नल वहाँ से चले गए। रोहित भागकर अंदर गया। यार, क्या पिलाया कर्नल को? खुश बहुत है। मैं तो डर गया था कि बोलेगा तुम्हें ड्यूटी ठीक ढंग से न करने के कारण डिमोट किया जाता है, पर वो तो मुझे तेरी सेवा की ड्यूटी दे गया, रोहित ने खुश होकर कहा। अंजना हमेशा की तरह सिटी हॉस्पिटल में बिजी थी। इमरजेंसी में तो हर कोई बिजी होता ही है। कभी कोई मरीज़ आ जाता था तो कभी कोई, कभी मामूली चोट वाला तो कभी सीरियस एक्सीडेंट वाला। अब अंजना की आदत हो गई थी ये सब देखने की। महीने के कुछ दिन ही बचे थे, फिर कहीं और बदली हो जाएगी। अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट हर महीने बदलते रहते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को इमरजेंसी में मिलता है। अंजना सुबह से लगी हुई अब थोड़ा फ्री हुई तो वो बैठकर अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर एक्सरसाइज करने लगी। डॉक्टर विशाल उसके पास आया। क्या हुआ? गर्दन में दर्द है क्या? लाओ मैं मल दूँ? नहीं, रहने दो, अभी मल दोगे फिर 100 बार अपनी मलवाओगे, अंजना ने हंसते हुए कहा। कमाल है अंजू, तुम तो अंतर्यामी हो। अच्छा यार, वो नया चिप बड़ा ही खड़ूस है, देखा है तुमने कल? जरा सी गलती पर बेचारी मधु को कैसे डांटा था। वो रोने लगी तो बोला, आगे रोने से कुछ ठीक होता है तो मैं भी रो लेता हूँ। विशाल बोले जा रहा था। अंजना बोली, पर वहाँ गलती मधु की थी। मधु को मरीज को दवाई लिखने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हाइपरटेंशन तो नहीं है। ये नॉर्मल से सवाल तो हम अक्सर करते हैं। ये तो शुक्र करो मरीज को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मुसीबत हो जाती। तभी कोई एक्सीडेंट केस आ गया। वो सभी जल्दी जल्दी वार्ड में गए। कार एक्सीडेंट था, एक को तो पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया, बाकी 2 सीरियस थे। वो लोग उन्हें ट्रीट करने लगे। चीफ भी वहाँ आ गए थे हेल्प करने। दोनों के टेस्ट करवा कर उन्हें सर्जरी के लिए भेज दिया गया। उनके घर वाले अभी रो रहे थे। अंजना ने उन्हें हौसला दिया। शाम को अंजना की शिफ्ट खत्म हो गई। वो घर वापस आते हुए उन्हीं गलियों से गुजरते वक्त उस शख्स को याद कर रही थी। कैसा होगा वो? ठीक हो गया होगा क्या? वो अक्सर यही सोचती। उसे पता था कि वो आर्मी हॉस्पिटल में है। एक बार वो गई भी, वो सारा हॉस्पिटल घूम आई, पर उसे वो नहीं मिला। उसे नाम भी तो पता नहीं था उसका। इधर आर्मी हॉस्पिटल में रोहित, धीरे धीरे खा, कोई पीछे नहीं पड़ा है तेरे। आज डॉक्टर कह रहे थे कि तू पूरी तरह ठीक होने में महीना लग जाएगा। कर्नल सर को पता ही होगा, तभी 1 महीने की छुट्टी दे दी है। हाँ, इन्हें सब पता होता है। अच्छा, मेरे घर तो नहीं बताया किसी को? मम्मी पापा यूं ही परेशान होंगे। नहीं, किसी को बताने से मना किया है। तुम्हारा ट्रीटमेंट भी एक सीक्रेट मिशन है। खास ऑर्डर हुए हैं कि तुम्हारी बीमार होने की खबर बाहर न जाए। मेरी सेफ्टी के लिए ऐसा किया होगा।
यार रात भी वो लड़की मेरे सपने में आई, पता नहीं क्यों दिल करता है एक बार उससे ज़रूर मिलूं। तो क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है, उसने मुझे बचाया था, थैंक्स करना तो बनता है। तुम्हें पता है उसकी आंखें बहुत ही प्यारी थी, बस एक बार बेहोश होने से पहले मैंने उन आंखों में देखा था। सच में कुछ नहीं भूलता, उसकी आंखें, उसकी खुशबू, उसकी आवाज़। आकाश अपनी ही बातों में खो गया। यार तू मरवाएगा, चाहे जो भी हो, मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगा। वो न सिर्फ शादीशुदा है, उसकी उम्र से मुझे लगता है कि उसके कई बच्चे भी होंगे। तेरी बातों से मुझे तो लगता है तू खुद तो पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। देख वो आंटी है, यूं ही किसी का तलाक न करवा देना, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। मुझे लगता है तुझे सपना आया होगा। करीबन 15 दिन बाद आकाश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसे रोहित उसके घर ले गया। उसे आर्मी की तरफ से घर मिला हुआ था। रैंक के हिसाब से उसे 5 कमरे वाला घर मिला था, पर आकाश ने अकेले ही रहना था, सो उसने 2 रूम सेट ले लिया था, जिसमें सबसे पहले वरांडा था। उसमें एल शेप में 2 दरवाजे खुलते थे, एक बेडरूम का, दूसरा ड्राइंग रूम का। बेडरूम के साथ ही दूसरा बेडरूम था। ड्राइंग रूम के बराबर एक गैलरी थी, जिसमें एक और दोनों बेडरूम के दरवाजे थे और दूसरी ओर लैट्रिन बनी थी, और उसके साथ बाथरूम के साथ किचन था, जहाँ छोटा सा बगीचा था जो आगे वाले गार्डन से जाकर मिलता था। घर छोटा था पर एक बंदे के लिए काफ़ी था। आकाश घर आकर ऐसा बिहेव कर रहा था मानो बिल्कुल ठीक हो गया हो। घर बंद होने के कारण गंदा हो गया था। वो साफ सफाई करने लगा। रोहित ने देखा, अरे मेरी जान, मैं किस लिए हूँ? मुझे तेरी सेवा करने के लिए ही छुट्टी मिली है। तू यहाँ बाहर गार्डन में ताज़ी हवा खा। रोहित ने उसे गार्डन में बिठा दिया और फ़ोन करके अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया। सभी थोड़ी देर में आ गए। सब ने मिलकर कुछ देर में घर की सफाई भी कर दी और खाना भी बना दिया। फिर सब ने साथ बैठकर खाना खाया। रोहित आज उसके घर में ही रुका। आकाश को नींद में फिर वही लड़की दिखी। उसका चेहरा धुंधला सा था, पर उसने देखा कि लड़की ने अपने दुपट्टे के 2 हिस्से किए और उसके बहते हुए खून को रोका। तभी उसकी आँख खुल गई। वो हॉस्पिटल से आए अपने कपड़े देखने लगा। उसमें वो दुपट्टा भी था। सारे कपड़े रोहित ने धो दिए थे। आकाश दुपट्टा लेकर रोहित के कमरे में गया। उसने रोहित को जगाया। रोहित देख, मैंने कहा था ना कि वो मेरा सपना नहीं था, उसने सच में मेरी मदद की थी। ये देख उसका दुपट्टा। रोहित ने फ़ोन उठाकर टाइम देखा, 5:30 बजे हुए थे। आम दिनों में तो वो ये सब इस वक्त एक्सरसाइज भी कर लेते थे, पर अब थके होने के कारण रोहित को उठना बुरा लग रहा था। पर दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने उठकर दुपट्टा देखा और बोला, हाँ ये तेरे उन कपड़ों में थी जो तूने उस दिन पहन रखे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये उसका दुपट्टा है जो उसने मेरा खून रोकने के लिए बांधा था। इसका मतलब है कि वो लड़की थी। हो सकता है कि वो नर्स बाद में आई हो। इधर सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में एक नया न्यूरोलॉजी डॉक्टर राकेश आया। चीफ ने सबसे उसे मिलवाया। उसने अंजना को देखा तो देखता रह गया। उसने सबके जाने के बाद पास आए डॉक्टर हिमेश से अंजना के बारे में पूछा। ये वही डॉक्टर अंजना है ना जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया था? हिमेश बोला, हाँ वही है, बहुत ही शानदार डॉक्टर हैं। इनकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को कई इनाम मिले हैं। वो डॉक्टर विशाल है ना, वो और डॉक्टर अंजना ने इसी हॉस्पिटल से डॉक्टर की डिग्री की थी और यहीं पर इंटर्नशिप भी की। फिर बाद में अब रेजिडेंट डॉक्टर हो गए हैं। शुरू से विशाल इसका बहुत ध्यान रखता था। दोनों की दोस्ती मशहूर थी। पहले पहल तो सभी इनके रिश्ते को बदनाम करते थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो सबको पता चल गया कि इनमें प्यार नहीं बल्कि सच्ची पाक दोस्ती है। इस दौरान विशाल ने कई लड़कियों से फ्रेंडशिप की, पर अंजना ने पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया। राकेश अंजना की खूबसूरती देखता रह गया। वो सोच रहा था कि काश ये मेरी होती। अंजना के पास आते ही राकेश ने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, मैं न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश। ओह हेलो, वेलकम टू इमरजेंसी वार्ड, अंजना ने कहा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सच कहूँ तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, कमाल हैं। न्यूरोसर्जन होकर भी आपको दूसरे इंटेलिजेंट लगते हैं। मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ। राकेश कुछ बोलता उससे पहले ही विशाल आ गया। यार क्या कर रही हो, जल्दी चलो, चाय ठंडी हो जाएगी। विशाल उसे खींचते हुए ले जाने लगा। 1 मिनट विशाल, रुको तो सही। डॉक्टर आप चाय पियेंगे? उसने राकेश से पूछा, पर राकेश ने मना कर दिया, सो वो चले गए।
इधर आर्मी कॉलोनी में आकाश बैठा आराम कर रहा था। रोहित सुबह काम पर जाते हुए बोला, देख मैं जा रहा हूँ, सारा काम कर दिया है, ब्रेकफास्ट कर लेना, लंच मैं मेस से लेते आऊँगा, ठीक है? आराम करना, यूं ही कोई काम मत करने लग जाना। ओके मेरी माँ, कुछ नहीं करूँगा, अब तू जा, लेट ना हो जाना। रोहित के जाते ही आकाश तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। सिटी हॉस्पिटल में अंजना नाइट शिफ्ट लगाकर वापस जा रही थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंची तो बाहर से भाग कर आते किसी बंदे से टकरा गई। वो जोर से गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने आंखें खोली तो सामने काली काली आंखों वाला हैंडसम लड़का इसे पकड़े खड़ा था। अंजना ने कहा, थैंक यू। अंजना ने जब ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि वही उस दिन वाला आदमी है। अंजना उसे देखती रह गई। आकाश ने भी महसूस किया कि ये खुशबू तो वैसी ही है, इसके कपड़ों का स्टाइल भी वैसा ही है। कितनी सुंदर है ये, कहीं ये तो वो नहीं। आकाश और अंजना को सपने में खोया देखकर विशाल ने झूठ मूठ खांसा और अंजना से कहा, अंजना अब चलें? ओ हाँ। अंजना झट से विशाल के साथ चल दी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसे डर था कि अगर कुछ देर और रुकी तो उसका दिल फट जाएगा। आकाश वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसे लगा कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होगा। चलो छोड़ो। वो ऊपर इमरजेंसी वार्ड में गया। उसने वहाँ नर्स से पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि आज से 15 दिन पहले रात 8 बजे के करीब मुझे गोली लगी हालत में कोई यहाँ लाया था? आप बता सकती हैं कि वो कौन लाया था? 15 दिन पहले? सॉरी, मैं मैटरनिटी लीव पर थी, कल ही वापस आई हूँ। रुकिए, मैं किसी और से पता करती हूँ। नर्स ने अंदर औरों से पूछा तो किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई थी। आकाश निराश होकर वहाँ से वापस आ गया। वो उसी गली में घूमने लगा कि शायद वो लड़की मिल जाए। वो हर आने जाने वाली लड़की के मुंह को ध्यान से देख रहा था। उसे यूं ही घूमते देख किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई। आकाश को आवारागर्दी के जुर्म में पकड़कर थाने ले गए। इंस्पेक्टर बोला, ओह ग्रेट, तुम आर्मी अफसर हो, तब तो तुम्हारा जुर्म और भी बड़ा है। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? सर, मैं कोई गलत इरादे से वहाँ नहीं गया था। असल में मैं वहाँ किसी को ढूंढने गया था। आप मेरे फ्रेंड को आ जाने दीजिए, अभी कोई केस मत बनाइएगा, मेरे इतने सालों का रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। क्या हो गया, तू यहाँ कैसे? रोहित ड्रेस में था, इसलिए अब पुलिस वाले और रिपोर्ट करने वाले हैरान हो गए। रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, सॉरी सर, असल में ये हमारे मेजर हैं, हम एक सीक्रेट मिशन पर हैं, ये उसी सिलसिले में वहाँ घूम रहे थे। अब आप ही सोचिए क्या करना है। इंस्पेक्टर बोला, देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, पर ये पब्लिक का क्या करें, ये किसी की नहीं सुनती, इन्हें समझा दीजिए। रोहित बाहर आया और कंप्लेन करने वालों से बोला, देखिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हुई तो असल में ये मेरे अफसर हैं, ये सीक्रेट मिशन पर यहाँ आए थे, आप लोगों को गलतफहमी हो गई। उन लोगों ने अपने कंप्लेन वापस लिया और इन दोनों से माफ़ी भी मांगी। फिर वो वहाँ से निकल आए। बाहर आकर रोहित बोला, वाह, आरोप भी क्या तगड़ा लगाया है आवारागर्दी का। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वैसे सही है, आशिकी ही तो करने गए थे, मगर प्यार ने बड़े बड़ों को मजनू बना दिया। अगर पुलिस न पकड़ती तो शायद जनाब वहाँ गाना गाते फिरते। तू छुपी है कहाँ? अब तू चुप करता है या नहीं? आकाश ने उसे मारते हुए कहा। अरे मारना नहीं, ड्राइविंग कर रहा हूँ, कुछ हो गया तो? वैसे कुछ पता चला उसका? नहीं, हॉस्पिटल भी गया था पर किसी को पता ही नहीं, सब कुछ सीक्रेट जो था। ज़िंदगी में आज पहली बार इस सीक्रेट शब्द से नफरत हो रही है। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। रोहित ने शेर सुनाया। उस दिन के बाद उसने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब पूरी तरह ठीक हो गया था और काम पर भी जाने लग गया था, पर अभी उसे डॉक्टर ने ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मना किया था। वो फ़िलहाल ऑफिस के काम ही देखता था। रोहित उसकी जगह कमांडो ग्रुप को प्रैक्टिस कराता था। सिटी हॉस्पिटल में अंजना की ड्यूटी अब गायनी वार्ड में थी। वो अब इतनी बिजी नहीं थी, वहाँ बैठकर आगे की पढ़ाई कर लेती थी। वो गायनी स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी। वो बैठी पढ़ रही थी कि विशाल का फ़ोन आया। वो अभी भी इमरजेंसी वार्ड में ही था। विशाल अंजना के फ़ोन उठाते ही बोला, क्यों, यहाँ से जाते ही यारों को भूल गई? नामुराद बेकद्रे लोग। अरे मैं कहाँ भूली हूँ, तुझे ही तो याद कर रही थी।
जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर रितु से तेरी शादी हो गई होती तो वो भी आज ऐसी हालत में मुझसे ट्रीटमेंट कराती। अंजना ने हंसते हुए कहा। कर लो मजाक, दोस्त इसलिए ही तो होते हैं कि आप उन्हें अपने जख्म दिखाओ तो वो उस पर नमक छिड़के। हाय नहीं रे यार, गलत बोल रहे हो तुम, मिर्च ऐड करना भूल गए, नमक के साथ मिर्च भी छिड़कते हैं, कहकर हंसने लगी। हंस लो, तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तो पूछूंगा, विशाल बोला। राकेश पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसने ही विशाल से अंजना का हाल पूछा था। जिस दिन से हो गई उस दिन से विशाल की उससे बात नहीं हुई थी, सो उसने फ़ोन कर लिया। प्यार का नाम सुनते ही अंजना को वो चेहरा याद आ गया जो उसे भुलाए नहीं भूलता था। वो बोली, क्या पता मेरी किस्मत में ये प्यार है भी या नहीं। ऐसे क्यों बोलती हो, कहते हैं रब ने सबको धरती पर जोड़ों के रूप में भेजा है, हम दोनों का भी यहीं कहीं होगा। मुझे अपने में शामिल न कर, तेरे तो जोड़ीदार पता नहीं कितने आकर चले गए। हाँ, असल में जो ऊपर वालों ने मेरे लिए जोड़ीदार भेजा है वो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। यार तू यहाँ आ जाया कर, हम तो आ नहीं सकते। अच्छा आ जाऊँगी। फ़ोन बंद करके अंजना उस दिन को याद करने लगी। महीने से ऊपर हो गया था मगर उसे आज भी ऐसा लगता था कि कल की बात है। वो खून से लथपथ उसकी गोद में पड़ा है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अंजना कई बार सोचती थी कि अब वो उसे भुला देगी और याद नहीं करेगी, पर जब भी कोई प्यार का जिक्र करता उसे वो याद आ जाता। उसके बस में नहीं था उसे भुलाना। वक्त बीतता गया। इस बात को लगभग साल हो गया था। हॉस्पिटल से बहुत ही दूर पहाड़ी पर एक गांव था जो बहुत पिछड़ा हुआ था और जहां के लोग शहर इलाज कराने आ नहीं सकते थे, वहां कैंप लगाया। 10 लोगों की टीम में अंजना और राकेश भी शामिल थे। उन लोगों ने 1 हफ्ते का कैंप लगाया। कैंप के दौरान इन्होंने सबको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया भी और इलाज भी किया। अंजना ने औरतों को प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब समझाया। अब लोग कुछ जागरूक हो गए थे। हफ्ते बाद वो लोग जिस दिन वापस आ रहे थे तो बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगी। वो अभी रास्ते में थे। बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने लगी और उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। बस नीचे खाई में गिर गई थी। लोग आपस में एक दूसरे को बुलाने लगे। कुछ लोग जो नज़दीक गिरे थे वे एक जगह इकट्ठा होने लगे। राकेश को सबसे पहले अंजना की याद आई। उसने देखा कि अंजना कहीं नहीं है। वो जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा। 10 में से 6 लोग मिल गए थे, 4 अभी भी नहीं मिले थे और अंजना उसी में से एक थी। बारिश रुकने पर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई थी। ये आर्मी टीम थी और इसका संचालक आकाश था। उसने डॉक्टर से पूछकर सारी सिचुएशन का जायज़ा लिया। फिर उसने 6 बंदों को 2-2 की टीम में बांट दिया। 2 लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, कोई मिलता है तो उसी वक्त खबर करो। फिर उसने बचे हुए डॉक्टर्स को अपनी गाड़ी में जाने को कहा। राकेश बोला, अगर हम सब चले गए तो नीचे से मिले डॉक्टर्स का फर्स्ट एड करने के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। आकाश बोला, नहीं डॉक्टर, सबको ठीक ठाक पहुँचाना हमारी ड्यूटी है। आप खुद घायल हैं इसलिए आप जाइए, हमने और एम्बुलेंस बुलाई है, अभी आती ही होगी। उन्हें हम अगली एम्बुलेंस में लेकर आएंगे। राकेश उसकी बात मानकर चला गया। अब आकाश अकेला खड़ा था। वो वायरलेस पर सिचुएशन का हिसाब रख रहा था। वो खुद भी लोगों की तलाश में नीचे की तरफ जाने लगा। एक तो मिट्टी ऊपर से बरसात में गीली हुई पड़ी थी। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था कि स्लिप हो गया और काफ़ी नीचे जा गिरा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। वो आगे बढ़ा तो उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसने आवाज़ दिया, कोई है? जवाब में उसे हल्की सी आवाज़ आई, मैं नीचे हूँ। आकाश रस्सी के सहारे आवाज़ की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर पर उसे मिट्टी के ढेर में सफ़ेद रंग का कपड़ा दिखा। वो भागकर वहाँ आया। कोई मिट्टी में धंसा पड़ा था, सिर्फ उसका एक हाथ ही बाहर था। आकाश ने जल्दी से मिट्टी हटानी शुरू की। पहले उसने उसके चेहरे से मिट्टी हटाई, तब जाकर उसको सांस आई। आकाश ने देखा ये कोई लड़की थी। आकाश ने उसके कंधे को पकड़कर उसे बाहर खींचा, पर वो निकल नहीं पा रही थी। एक तो मिट्टी ऊपर से गीली, वो बेहोश होने की कगार पर थी, उससे तो हिला ही नहीं जा रहा था। आकाश ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और उसके मुंह के अंदर से मिट्टी निकाली, फिर उसका मुंह साफ किया। ये अंजना थी। वो अंजना को देखता रह गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर अब इन बातों का वक्त नहीं था। उसने अंजना को बुलाया, सुनिए, आप ज़रा हिम्मत रखिए, मैं आपको धीरे धीरे ऊपर खींचता हूँ, अगर दिक्कत हुई तो बता देना।
पानी। अंजना के मुंह से बस ये शब्द निकले। आकाश ने आराम से उसके मुंह में धीरे धीरे पानी डाला। उसने बड़ी मुश्किल से पानी पिया, फिर बोली, मैं तैयार हूँ, आप खींचिए। आकाश ने अपने दोनों हाथ उसकी अंडर आर्म से फंसाकर उसे ऊपर को खींचा। वो बाहर आ गई। दोनों दूर जा गिरे। अंजना आकाश के ऊपर गिरी। आकाश ने धीरे से उसे नीचे लिटाया, फिर उसे चेक करने लगा कि कहाँ चोट आई है। देखने में सब ठीक लग रहा था, पर उसकी टांग हिल नहीं रही थी। अंजना ने कहा, लगता है टांग टूट गई है। कोई बात नहीं, जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। चलो मैं आपको ऊपर ले चलूँ, कहकर जब आकाश ने ऊपर देखा तो वो हैरान हो गया। जब वो नीचे आ रहा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतना नीचे आ गया है। उसने वायरलेस को चेक किया, वो भी काम नहीं कर रहा था। उसे याद आया कि जब वो स्लिप हुआ था उस वक्त कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। ओह, तो ये वायरलेस ही टूटी होगी। अंजना उठने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उठा नहीं जा रहा था। आकाश ने उसे उठाया और अपने कंधों का सहारा देकर बिठा दिया। अंजना ने अब तक ध्यान से उसे देखा नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में मिट्टी पड़ गई थी। धोने के बाद भी सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। अंजना को एक अनजान के सहारे बैठना अजीब लग रहा था। उसने कहा, मैं बैठ जाऊंगी, आप कष्ट न करें। आकाश को भी लगा कि वो लड़की होने के कारण शर्मा रही है, सो उसने उसे छोड़ दिया। तो वो पीछे को गिरने ही वाली थी कि उसने संभाल लिया और बोला, देखिए, मैंने कहा था ना कि आप अभी बिना सहारे के नहीं बैठ सकती। ऐसा करते हैं, हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ नीचे कोई न कोई गांव होगा। अगर रात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। आकाश ने उसके आगे बैठकर उसकी दोनों बाहें पीछे से अपने गले में डालकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और नीचे की तरफ चल दिया। रास्ता लंबा था। उसने अंजना से पूछा, आपको कोई गाना आता है? अगर आता है तो सुनाइए, टाइम पास हो जाएगा। जी मुझे आता है, पर मैं बहुत बेसुरी हूँ, आप ही सुनाइए। मुझे नहीं लगता कि आप बेसुरी होंगी। चलो फिर बातें ही कर लेते हैं। अगर मैं गाना गाने लगा तो जंगल के छुपे हुए प्राणी सभी सुनने आ जाएंगे। आकाश ने हंसते हुए कहा। अंजना भी हंस दी। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। मेरा नाम आकाश है, मैं आर्मी में मेजर हूँ। आजकल मेरी ड्यूटी कालका में है। अच्छा, मैं भी कालका के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मेरा नाम अंजना है। अच्छा, फिर तो एक ही शहर के हैं। अंजना अच्छा नाम है। ये एक इत्तेफाक कि हमारे नाम ए अक्षर से शुरू होते हैं। क्या ये सारे डॉक्टर वहीं के हैं? नहीं, हमारे हॉस्पिटल से हम 3 डॉक्टर थे, बाकी डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल से आए थे। ओके, वो देखिए, लगता है कोई गांव है। आकाश ने दूर इशारा करते हुए कहा। हाँ, देखने में तो यही लगता है। चलो अच्छा है, अब आपको आराम मिल जाएगा। आप तो थक गए होंगे। नहीं, हम अपनी ट्रेनिंग में आपसे तिगुने वज़न उठाते हैं, थकना हमारी फितरत नहीं। थोड़ा आगे आने पर वो उस गांव में पहुंच गए। उन्हें देखकर लोग इकट्ठे हो गए। आकाश ने अंजना को एक बेंच पर बिठा दिया। फिर गांव का सरपंच उनके पास आया। आप कौन लोग हैं? वो पहाड़ी भाषा बोल रहे थे। दोनों के कुछ समझ नहीं आया। तब आकाश ने इशारे से पूछा कि यहाँ कोई डॉक्टर है? वो लोग आकाश की ड्रेस देखकर उसकी इज्जत कर रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें इनकी बात समझ नहीं आ रही थी। तब उन्होंने गांव के एक टीचर को बुलाया। शुक्र था कि उसको थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी आती थी। तब आकाश ने उसे सब समझाया। उसे कुछ समझ आया, कुछ नहीं। टीचर ने अपनी भाषा में सरपंच को समझाया। सरपंच उन्हें लेकर एक घर में आया। घर की औरतों को कुछ बताया। फिर टीचर से कहा कि तुम इन्हें बताओ। टीचर ने कहा, सर ये घर आपके रहने को, ये गुसलखाना, नहा लो, बीबी कपड़े ले लो, आप भी कपड़े ले लो, वैद्य आता है। टीचर की हिंदी कुछ समझ आई। वो उन्हें एक कमरे में रहने को कहा। फिर बाथरूम दिखाया और एक लेडीज़ और एक जेंट्स के कपड़े पहनने को दिए। आकाश बोला, देखिए, मुझे यही समझ आया कि वो हमें पति पत्नी समझ रहे हैं। इन्हें समझाना बेकार है, सो प्लीज़ आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो ये कह रहा था कि कोई वैद्य आ रहा है, शायद इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। उसने अंजना को समझाया। पहले आप नहा लें, फिर मैं नहा लेता हूँ। अंजना बोली, देखिए, आप नहा लीजिए, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। अगर कोई मेडिसिन साफ़ है तो आप पेन किलर ले आएँ। पेन किलर? पैरासीटामॉल चलेगी, हम अपने सामान में रखते हैं। हाँ, वही दे दीजिए। ये लीजिए। आकाश ने अपने बैग में से गोली निकाल कर दे दी और पानी भी दिया। अंजना को बहुत दर्द हो रहा था, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, उसकी टांग सूज गई थी। आकाश ने कहा, मैं किसी लेडी को भेजता हूँ, पहले आप नहा लें, गंदी मिट्टी से इन्फेक्शन बढ़ जाएगी।
वो बाहर गया, उसने एक लेडी को बुलाया पर वो डर कर अंदर भाग गई। अब वहाँ न तो सरपंच था और न ही टीचर दिख रहा था। वो फिर अंदर आया तो बोला, देखिए मैं नहीं जानता कि ऐसी हालत में क्या करें। वो लेडी मेरे बुलाने पर पास आने की जगह डर कर भाग गई। अगर आपको ऐतराज़ न हो तो मैं आपकी मदद करूं? आकाश को खुद बोलने में शर्म आ रही थी। अंजना कैसे हाँ कह देती, वो लड़की थी, और वो कैसे किसी अजनबी को खुद को छूने देती। तब आकाश को एक बात सूझी। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। मैं भी नहीं। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी उम्र 30 साल है। और आपकी? जी मेरी 28 साल। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आकाश ने अचानक पूछा। जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस तरह आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, लेकिन हम शादी कर लें तो हम दोनों को ही इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बचा सकूंगा। ओके, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ। आकाश ने कमरे में नज़र घुमाई। वहाँ शीशे के पास सिंदूर पड़ा था। उसने सिंदूर उठाकर अंजना की मांग में भर दिया। उसने कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। वापस जाते ही सबसे पहले शादी करेंगे। मैं भी आज से आपको अपना पति मानती हूँ। फिर वो अंजना को लेकर बताए हुए बाथरूम में ले गया। बाथरूम काफ़ी बड़ा था। उसने वहाँ चेयर रख कर अंजना को उस पर बिठाकर उसकी पैंट काट कर उतार दी। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी। उसने एक और कुर्सी जो पास ही रखी थी उस पर उसकी टांग रख दी। फिर उसने गर्म पानी उसके पास रख दिया। उसने पूछा, अब नहा लो, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना। आकाश सोच रहा था कि ये सब क्या है। एकदम से दो अजनबी कैसे एक दूसरे के हो गए। पर जो भी है, मैं अब ये रिश्ता पूरे मन से निभाऊंगा। जैसे भी है यही रब की मर्जी है। उसने अंजना को आवाज़ लगाई, आप ठीक हैं? हाँ जी। वहाँ फिर शांति हो गई। थोड़ी देर बाद अंजना ने आवाज़ लगाई, मेरा हो गया, आ जाइए। आकाश अंदर आया और उसे उठाकर बाहर ले आया। अंजना ने कमीज के साथ लहंगा डाल रखा था। आकाश ने उसे उठाकर अंदर बेड पर लिटाया। फिर वो बाहर देखने गया। सरपंच और टीचर वैद्य को लेकर आ गए थे। वो उन्हें अंदर ले आए। साथ में सरपंच की पत्नी खाने को सेब दे गई थी। आकाश ने झट से सेब अंजना को दिया। उन्हें बहुत भूख लगी थी। अंजना ने सेब खाना शुरू कर दिया। वैद्य ने उसकी टांग की जांच की, फिर कुछ पुड़िया दवाई की दी और कहा, लगता है टांग टूट गई है, मैं अभी इसे बांधे देता हूँ। थोड़ा दर्द होगा पर आप चिल्लाइएगा नहीं। वो फिर एक मलहम से उसकी टांग की मालिश करने लगा। दर्द से अंजना का बुरा हाल था। आकाश ने उसके पास आकर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। अंजना को थोड़ा हौसला मिला। मलने के बाद वैद्य ने उसकी टांग को कसकर लपेट दिया। फिर उसे दवाई की एक पुड़िया दूध के साथ खाने को कहा। उसने वैसा ही किया। फिर वैद्य ने आकाश को समझाया, इसे 2 दिन ऐसे ही रखना है, तीसरे दिन पट्टी बदलेंगे। दवाई समय पर लेनी है, कड़वी है पर लेनी पड़ेगी, तभी ठीक होगी। आकाश ने टीचर से पूछा, यहाँ फ़ोन है? टीचर ने बताया कि सड़क पर एसटीडी है, वहाँ जाकर हो सकता है। आकाश अंजना को बताकर टीचर के साथ फ़ोन करने गया। उसने रोहित को फ़ोन किया पर रेंज के कारण फ़ोन मिल ही नहीं पा रहा था। उसने फिर हेड ऑफिस लैंडलाइन पर फ़ोन किया। रात का वक्त था तो चौकीदार ने फ़ोन उठाया। आकाश ने उसे बताया, हेलो लखन, मैं मेजर आकाश बोल रहा हूँ। हम किसी तिब्बड़ गांव हिमाचल प्रदेश में हैं, यहाँ सबको बता देना। कर्नल साहब को खबर कर देना। मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर भी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोल ही रहा था कि फ़ोन कट गया। उसने दोबारा मिलाने की कोशिश की पर फ़ोन नहीं मिला। उसने टीचर के द्वारा एसटीडी वाले को बताया कि वो सरपंच के यहाँ ठहरा है, अगर कोई फ़ोन आता है तो बता देना। वो वापस आया तो खाना तैयार हो गया था, पर वो अंजना से बोला, मैं पहले नहा लूँ फिर खाना खाते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप पहले खा लीजिए। नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है, अभी 2 सेब खाए हैं, आप नहा लीजिए फिर साथ में खा लेते हैं। आकाश नहाने चला गया। जब आकाश नहा कर आया तो अंजना उसे देखती ही रह गई। ये तो वही है जो 1 साल पहले मुझे जख्मी हालत में मिला था। इससे पहले आकाश के चेहरे पर काली धारियाँ बनाई हुई थी। ऐसा आम तौर पर किसी मिशन पर जाने पर ये अपनी असली पहचान छुपाने के लिए करते हैं। इसलिए अंजना उसे पहचान ही नहीं पाई, मगर अब वो उसकी नज़र आकाश पर से हट ही नहीं रही थी। आकाश ने उसे देखा तो बोला, क्यों, इतना हैंडसम बंदा पहले नहीं देखा क्या?
पर चिंता न करो, अब ये आपका पति है, आकाश ने मजाक करते हुए कहा। अंजना को मानो एकदम होश आ गया। उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। वो आकाश को बताना चाहती थी कि वो पहले मिल चुके हैं, पर वो डरती थी कि अगर इसे याद ही न हुआ तो, अगर इसे मुझसे ज़रा कुछ होता तो ये ठीक होने के बाद मुझे मिल सकता था। चलो छोड़ो, वो गुजरा वक्त गुजर गया, अब क्या याद करना। श्रीमती आकाश वर्मा जी क्या सोच रही हैं? कहीं अब मुझसे शादी करने का पछतावा तो नहीं हो रहा? पर अब कुछ नहीं हो सकता। बेशक हमने पूरी शादी नहीं की है, पर मैंने भगवान को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी माना है। हाँ, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो तोड़ सकती हैं। और हम आर्मी के जवान हैं, एक बार जो वादा कर लेते हैं उसे मरते दम तक निभाते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे आप मिल गए। अगर आप नहीं आते तो शायद अब तक मैं मर ही गई होती। आ गया ना मैं, अब ऐसी बातें नहीं करना। मैं खाना लाने के लिए कहता हूँ। अंजना सच में मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर हैरानी हो रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बंदे को चाहा और भगवान ने उसी को उसका जीवन साथी बना दिया। भगवान तेरे रंग न्यारे हैं। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद आकाश ने उसे दवाई दी। दवाई बहुत कड़वी थी। अंजना के आंसू निकल आए। आकाश ने झट से उसके मुंह में कुछ रख दिया। नहीं, बस यही दवाई। अंजना को लगा कि उसने कोई और दवाई उसके मुंह में डाली है। वो कहने ही वाली थी कि बस यही दवाई लेनी है, पर उसे एहसास हुआ कि आकाश ने उसके मुंह में दवाई नहीं, टॉफ़ी डाली थी। उसने प्यार भरी नज़र से आकाश को देखा। आकाश ने शर्मा कर मुँह फेर कर कहा, वो वैद्य जी ने बताया था कि दवाई कड़वी है। मैं जब फ़ोन करने गया था तो वहाँ से टॉफ़ीज़ ले आया। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों को अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो कैसे एक बेड पर सो सकते हैं? अंजना कुछ कहने की सोच ही रही थी कि आकाश बोला, आप आराम से बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो जगा लेना। अंजना की जान में जान आई। उसने कहा, ठीक है। वैसे मैंने सुना था कि लड़कियाँ बहुत ही नखरेबाज होती हैं, पर मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मेरी हर बात मानने वाली पत्नी मिली है, आकाश बोला। उसने नीचे चद्दर बिछाई और लेट गया। अंजना तो लेटते ही सो गई। आकाश नीचे लेटा उसका चेहरा देख रहा था। कितनी खूबसूरत है। मुझे वो तो नहीं मिली जिसने मेरी जान बचाई थी, पर यह भी ठीक है, बिल्कुल जैसी मैं चाहता था वैसी है। रात में अंजना ने एक दो बार पानी मांगा। आकाश ने उसी वक्त उठकर उसे पानी पिलाया। फिर अंजना के दर्द बहुत हो रहा था और बुखार भी था। उसने उसे बुखार और दर्द की दवा दी। फिर उसके पास कुर्सी पर बैठकर उसे थपथपा कर सुलाने की कोशिश की। आकाश उसे सुलाता हुआ गुनगुनाने लगा, राम करें ऐसा हो जाए, मेरी निदियाँ तोहें मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। अंजना सुन रही थी। आकाश की आवाज़ बहुत ही सुरीली है। अंजना गाना सुनते सुनते सो गई। आकाश भी वहीं उसका हाथ पकड़कर उसके बेड पर सर रखकर सो गया। सुबह वो बहुत लेट उठे। आकाश पहले उठा। उसने देखा बाहर काफ़ी रोशनी हो गई थी और लोगों के काम करने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने अंजना की तरफ देखा। वो अभी भी आराम से सो रही थी। उसने धीरे से अंजना के माथे को टच करके देखा। अभी भी बुखार था। वो नहाने के बाद सरपंच जी के पास गया। देखिए, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसे तेज़ बुखार है, रात को भी था, मैंने दवा दे दी थी, अब फिर हो गया है। टीचर जी, आप जाकर एसटीडी से कल वाले नंबर पर कॉल करके देखिए। उनसे सिर्फ ये कहना कि मेजर आकाश को चोट लगी है, यहाँ का एड्रेस दे देना। फिर सरपंच से बोला, मुझे एक बर्तन में ठंडा पानी ला दीजिए और एक कपड़ा, मैं उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता हूँ। उसने अंजना के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी। धीरे धीरे बुखार उतरने लगा। अंजना को भी होश आने लगा। फिर कुछ देर में बुखार हल्का सा रह गया। तब आकाश ने उसे खाना खिलाया। अंजना कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप आकाश को देखे जा रही थी और जैसा वो कहता था किए जा रही थी। टीचर एसटीडी पर गया। उसने पूछा, रात जहाँ फ़ोन किया वहाँ से कोई फ़ोन आया? हाँ आया था, मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस लिखवा दिया था। कितने बजे आया था? सुबह सुबह आया था। फिर फ़ोन पर समय देखकर बोला, 6:30 बजे आया था। वो कह रहे थे वो आते हैं। आर्मी रेजिडेंस में रोहित सुबह जब जॉगिंग करके आया और फ़ोन देखा तो पिछली रात किसी अननोन नंबर से कॉल्स आई हुई थी। जब से उसे आकाश के लापता होने का पता चला था वो परेशान था। वो सारी रात आकाश को ढूंढने गए सोल्जर्स से बातें करता रहा,
पर उसे आकाश का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसे फ़ोन का ध्यान ही नहीं था, फ़ोन कार में पड़ा था। फिर सुबह नहा धोकर वो जॉगिंग पर चला गया। जब आया तो फ़ोन चेक किया। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल की। हाँ जी, किससे बात करनी है? मैं एसटीडी बूथ से बोल रहा हूँ। उधर से कोई बोला। सुनकर रोहित बोला, तुम्हारे यहाँ से रात को किसी ने फ़ोन किया था? हाँ जी, कोई फौजी आया था, 1 मिनट बताता हूँ। उसने कॉपी खोल कर पढ़ते हुए कहा, मेजर आकाश आया था, आप ये हमारा पता लिख लो, वो फौजी यहाँ है। कहकर उसने एड्रेस लिखवा दिया। सरपंच के घर पर टीचर ने आकर आकाश को सारी बात बताई। आकाश को पता था कि वो रोहित होगा। अगर 6:30 बजे पर बात हुई है, अब 12 बजने वाले हैं, तो वो लोग आते ही होंगे। तभी बाहर शोर सा होने लगा। आकाश संजना को कहकर बाहर आया तो बाहर आर्मी की 5 लोगों की टीम थी। रोहित भागकर आकाश के गले लग गया। बाकी सोल्जर्स ने उसे सल्यूट मारा। सरपंच ने सबके लिए पहले चाय और फिर खाने का बंदोबस्त करने को कहा। आंगन में 3 चारपाइयाँ बिछाई गई और सोल्जर्स को उस पर बिठाया गया। सब खड़े आकाश के आर्डर का वेट कर रहे थे। आकाश ने उन्हें बैठने को कहा तो सब बैठ गए। आकाश रोहित को अंदर ले गया। बेड पर अंजना को देखकर रोहित हैरान हो गया। उसने आकाश को इशारे से पूछा कि ये कौन है? आकाश ने बड़े आराम से अकड़ कर कहा, अंजना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड कैप्टन रोहित है, और रोहित ये है मिसेज आकाश वर्मा। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू, उसने अंजना से कहा। फिर जब उसे याद आया कि आकाश ने क्या कहा तो वो बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल तो। आकाश हंसते हुए बोला, मैंने कहा ये है मिसेज आकाश वर्मा। रोहित के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुश होकर बोला, ये मेरी भाभी जी हैं सच्ची? कहकर उसने आकाश को गले लगा लिया। फिर अंजना के पैरों के पास जाकर झुक कर बोला, भाभी जी, माथा टेकता हूँ। अंजना बोली, गॉड ब्लेस यू। रोहित की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने अंजना से पूछा, आपने शादी कब और कैसे की? ये आप इनसे ही पूछना, अंजना ने शर्मा कर कहा। इनसे? आय हाय, क्या बात है? रोहित ने आकाश को कूनी मारते हुए छेड़ा। अच्छा, आप चुप कर, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। अभी खाना खा लो, फिर वापस चलते हैं। अंजना को हॉस्पिटल भी ले जाना है। रोहित जाने लगा तो आकाश बोला, ऐसा करना, अभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। ओके, मैं अभी सैनिकों को तैयार रहने को कहता हूँ, कहकर रोहित बाहर आया। सारे सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। वो आकर सैनिकों से बोला, बैठ जाओ, सभी जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हमें निकलना है। एक डॉक्टर है जो जख्मी है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाना है। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया। आकाश ने अंजना को भी खाना खिलाया। रोहित आकाश के 2-4 सूट लाया था, पर उसे अंजना का पता नहीं था। रोहित ने अंजना को अपना ट्रैक सूट पहनने को दिया। अंजना ने उसकी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देखा। आकाश को समझ आया तो उसने दरवाज़ा बंद करके अंजना के घुटनों तक पैजामा पहना दिया, फिर सहारा देकर उसे खड़ा किया। बाकी अंजना ने खुद ऊपर कर लिया और बाद में लहंगा उतार दिया। फिर उसने उसे बेड पर अच्छी तरह टिका कर बिठा दिया। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, कहकर आकाश बाहर दरवाज़ा बंद करके खड़ा हो गया। आंगन में बैठे सैनिक फिर खड़े हो गए। आकाश ने इशारा करके उन्हें बैठने को कहा। बाहर मेन गेट पर गांव के लोग उन्हें देखने आए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी और औरतें सभी आए थे। वो इन्हें देख देख कर हंस रहे थे। आकाश ने बच्चों को इशारे से बुलाया और अपनी जेब से टॉफ़ीज़ निकाल कर दी। सब टॉफ़ी लेकर वापस भाग गए। अंजना ने आवाज़ दी, हो गया है, आ जाइए। आकाश अंदर आया। उसने अंजना के और अपने खोले कपड़े उठाए और बाथरूम में धोने चल दिया। सरपंच ने उसे देखा तो रोक लिया। नहीं मेजर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो, कपड़े हम खुद धो लेंगे। आकाश को थोड़ा सा समझ आया। वो बोला, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। पर इससे पहले ही सरपंच ने कपड़े पकड़कर नौकर को दे दिए। खाना खाने के बाद सब चलने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश ने टीचर, सरपंच, घर की औरतों और वैद्य को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। ये भाषा हर कोई समझता है। जब आकाश अंजना को गोद में उठाकर बाहर आया तो सारे सैनिक फिर खड़े हो गए। सारे देखते रह गए कि मेजर साहब किस लड़की को लेकर आ रहे हैं। घर की औरतों ने उन्हें आंगन में रोक लिया। घर की सबसे बुजुर्ग औरत ने उनकी नज़र उतारी और अपनी भाषा में कुछ बोली। आकाश ने टीचर जी की तरफ देखा, पर उसके बोलने से पहले ही एक सैनिक बोला, सर, ये कह रहे हैं कि आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है, इसलिए नज़र लग गई। अब ये करने के बाद नहीं लगेगी।
सर मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ, मुझे ये भाषा आती है। रोहित ने खास करके इस सैनिक को अपने साथ लिया था ताकि भाषा की दिक्कत न हो। तब सभी औरतों ने बारी बारी आकर उन्हें शगुन के रूप में पैसे और आशीर्वाद दिया। आकाश ने उस सैनिक को कहा, इनसे कहो कि हमें ये सब नहीं चाहिए, इन्होंने पहले ही हमारा बहुत आदर सत्कार किया है, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सैनिक ने उन्हें उनकी भाषा में सब कह दिया। फिर वो कुछ बोली। उसने आकाश को बताया, सर ये कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान, हमारे बेटे और बहू हो, इसलिए ये शगुन दे रही है। आकाश ने अंजना को कुर्सी पर बिठाकर सब औरतों के चरण स्पर्श किया। वो रोकने लगी तो वो बोला, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो बेटे को चरण स्पर्श तो करने दो। इस तरह सबसे आशीर्वाद लेकर वो चल पड़े। आकाश ने अंजना को एम्बुलेंस में लिटाया और खुद भी उसमें बैठ गया। बाकी सब दूसरी आर्मी गाड़ी में थे। सभी सैनिक सोच रहे थे कि मेजर साहब के साथ कौन है। एक सैनिक ने हिम्मत करके रोहित से पूछा, कैप्टन साहब वो जो मेजर साहब के साथ मैडम जी हैं वो कौन है? वो एक डॉक्टर है, मेजर साहब जिस मिशन पर गए थे वहाँ से बचा कर लाए हैं। रोहित को आकाश ने अभी किसी को बताने के लिए मना किया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा जी। फिर सभी टाइम पास करने के लिए गाना गाने लगे। रोहित भी उनके साथ शामिल हो गया। सभी मस्ती करने लगे। एम्बुलेंस में अंजना और आकाश चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। अंजना ने पूछा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर दिल्ली में है, वहाँ मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई रहता है। मेरी माँ हाउस मेकर हैं, वो खुद को हाउस वाइफ कहते छोटा फील करती थी। तब मैंने कहा कि खुद को हाउस मेकर कहा करो, क्योंकि आप ही हो जो घर को बनाती हैं। पापा की गिफ्ट शॉप है और छोटा भाई कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे सभी। और आपके घर में कौन कौन है? आकाश बोला, जी मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा भाई है। मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ, हाउस मेकर हैं। मेरे पापा का प्रिंटिंग प्रेस है और बड़े भैया आर्किटेक्ट हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, मैरिड हैं, 2 साल का एक बेटा भी है। चलो धीरे धीरे सबसे मिल लेंगे। अब फिर शांति हो गई। दोनों सोच रहे थे कि क्या करें कि अंजना बोली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कल जब लोरी गा रहे थे तो मन कर रहा था सुनते ही जाऊं, कुछ सुनाइए ना। सुनाऊंगा मगर अकेले में, यहाँ आगे सैनिक बैठा है, उसने सुन लिया तो पूरे रेजिमेंट में शोर मच जाएगा। आकाश बोला। फिर कुछ देर चुप होकर बोला, चलो आपको फौजियों पर एक जोक सुनाता हूँ। हमारे आर्मी में ये रूल है ना कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसे सलूट मारना होता है, अगर नहीं मारते तो ये उसकी बेइज्जती होती है। तो किस्सा यूँ है कि एक बार एक फौजी कुएं में गिर गया तो उसे निकालने दूसरा फौजी आया। उसने रस्सी से उसे ऊपर तक खींच लिया था, पर जैसे ही वो ऊपर आया तो खींचने वाले ने देखा कि ये तो मुझसे बड़ी रैंक का है, सो उसने रस्सी छोड़कर सल्यूट मार दिया। वो फिर बेचारा नीचे कुएं में। ऐसा 3 बार हुआ। हर बार जब वो ऊपर आता खींचने वाला सल्यूट करता, वो फिर गिर जाता। तब किसी अक्लमंद ने कहा कि इससे बड़ी रैंक वालों को बुलाओ। फिर बड़ी रैंक वालों ने रस्सी खींची, वो ऊपर आया। फिर तो वो बाहर आ गया होगा ना? अंजना ने पूछा। नहीं, इस बार उसने रस्सी छोड़कर सल्यूट मार दिया, कहकर आकाश जोर जोर से हंसने लगा। अंजना की भी हंसी रुक नहीं रही थी, जबकि उससे दर्द के कारण हंसा भी नहीं जा रहा था। आकाश ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपको दर्द होगा। कोई बात नहीं, अंजना बोली। आधे रास्ते पर गाड़ी रुक गई, एम्बुलेंस भी रोक ली गई। आकाश ने नीचे उतरकर रोहित से पूछा, क्या बात है, रुक क्यों गए? अरे यार, सैनिकों को चाय पानी पीना है। अब तेरा पेट तो प्यार से ही भर गया होगा, हमारे पास कहाँ ऐसा कुछ है, इसलिए हमें भूख प्यास लगती है। वैसे चल क्या रहा था एम्बुलेंस में? रोहित ने मस्ती मारते हुए पूछा। अगली प्रैक्टिस तूने मेरे ही अंडर करनी है जनाब, इतने चक्कर लगवाऊंगा ना कि ये सब भूल जाएगा। आकाश ने उसे डराते हुए कहा। वो मैं क्या कह रहा था कि भाभी जी को कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ खाएंगे आप दोनों? मैं अभी लेकर आता हूँ अपने भैया भाभी के लिए, रोहित ने बात बदलते हुए कहा। आकाश एम्बुलेंस में आया और अंजना से पूछा, चाय के साथ क्या लोगी? जो मर्जी ले आओ, मैं खाने के मामले में चूजी नहीं हूँ, मैंने पानी पीना है। आकाश ने पानी की बोतल खोलकर साइड पर रख कर पहले अंजना को उठाया और उसे अपना सहारा देकर बिठाया। वो उसके पीछे बैठ गया और उसने कंधे पर अपनी बाह रख ली।
अंजना उसके सीने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। फिर आकाश ने उसे पानी पिलाया। अंजना लेटना चाहती थी पर आकाश ने उसे रोक दिया और बोला, चाय आने वाली है, पी लेना फिर लेट जाना। अंजना उसके सीने से लगी बैठी थी, दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रोहित चाय लेकर आया। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा वो पीट करके खड़ा हो गया। वो बोला, आप लोग पहले अपना निपटा ले, मैं बाद में आता हूँ। अंजना का मुंह शर्म से लाल हो गया। आकाश बोला, बेवकूफ़, ध्यान से देख लिया कर, वो बैठी तेरी चाय की वेट कर रही है। ये क्या निपटाना, चाय देगा तभी निपटाएंगे। रोहित ने दोनों के लिए चाय डाल कर दी। आकाश ने कहा, पहले अंजना को पी लेने दो, मैं बाद में पी लूँगा। वो अंजना के पीछे बैठा था पर वो अपने हाथों को दूर रख कर बैठा था ताकि अंजना उसे गलत किस्म का न समझे। अंजना को उसका साथ अच्छा लग रहा था, लगे भी क्यों ना, आकाश उसका पहला प्यार जो था। रोहित अपनी ही बातें किए जा रहा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आकाश ने उसे घूर कर देखा। उसने उसी वक्त बात बदल दी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, आकाश भी मेरे साथ होता था, बल्कि आकाश ही से मैंने सब सीखा है। अंजना को उसकी बात सुनकर पहले तो हंसी आ रही थी, पर जब वो आकाश की बातें करने लगा तो वो ध्यान से सुनने लगी। रोहित बाकी सैनिकों के साथ सैनिक रेजिडेंस की तरफ चला गया, जबकि आकाश अंजना को लेकर हॉस्पिटल आ गया। इमरजेंसी वार्ड में आते ही विशाल भागकर अंजना के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, यार मेरी तो जान ही निकल गई थी, कैसी है तू? उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अंजना ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे आ गई ना, अब क्यों रो रहा है? अच्छा छोड़ मुझे। आकाश फंस खड़ा ये सब देख रहा था। जब अंजना ने उसे छोड़ने को कहा तो आकाश ने विशाल को पकड़कर पीछे हटाया और कहा, अभी अंजना पूरी तरह ठीक नहीं है, आप प्लीज़ इसे चेक करें। अंजू ये कौन है? विशाल ने अंजना से पूछा। सिविल ड्रेस में होने के कारण उसे पता नहीं चला कि ये आर्मी में है। अंजू ये कौन है? क्या रिश्ता है इसका अंजना से? आकाश को उससे जलन होने लगी। इसने मुझे अपना नाम अंजना बताया और ये अंजू कह रहा है। अंजू ये कौन है? क्या रिश्ता है इसका अंजना से? आकाश को उससे जलन होने लगी। इसने मुझे अपना नाम अंजना बताया और ये अंजू कह रहा है शादी मुझसे की, पर गले उसके लग रही है। आकाश सोच में डूबा जला जा रहा था। तभी अंजना की आवाज़ ने उसका सोच को तोड़ा। अंजना विशाल से बोली, मेरी बात ध्यान से सुनना और शोर मत करना। ये मेरे पति हैं, मेजर आकाश वर्मा। और फिर आकाश को बताया, ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम पड़ोसी हैं और बचपन से साथ साथ खेले बढ़े हैं। आकाश ने उसे हेलो कहा। विशाल को पहले समझ नहीं आया, उसने हेलो में सर हिला दिया। क्या पति? विशाल कुछ देर बाद जब बात समझ आई तो वो इतना हैरान हुआ कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने पहले वहां पहुंच देखा, फिर आकाश को आवारागर्दी के जुर्म में पकड़कर नहीं कर सकती। अब विशाल ने आकाश की तरफ ध्यान से देखा। बंदा तो ठीक लगता है, चलो इससे बाद में बात करता हूँ। फिर दोनों को बोला, तुम दोनों को बधाई हो। आकाश को उसकी बातों से लगा कि वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो खुशी उसने अंजना के यहाँ आने पर दिखाई थी वैसा उसने अब रिएक्ट नहीं किया था। आकाश को लगा कि शायद ये अंजना को चाहता हो, अंजना है ही इतनी सुंदर और अच्छी। उधर विशाल को लग रहा था कि 2 दिन हुए हैं अंजना को लापता हुए, 2 दिन की पहचान में कौन शादी करता है, वो भी अंजना। उसे लगा कि अंजना सर पर चोट लगने के कारण ऐसी बातें कर रही है। उसने नर्स से कहा, इनका सिर का सीटी स्कैन करा लेना और डॉक्टर राकेश को फ़ोन कर बुला लो, और हाँ उन्हें बता देना कि पेशेंट डॉक्टर अंजना है। फिर वो अंजना से बोला, चलो तुम्हें चेक कर लूँ, मैंने राकेश को भी बुला लिया है, वो भी तुम्हें चेक कर लेगा। सर की चोट है, देखना तो पड़ेगा ही। जब वो अंजना की टांग चेक करने लगा तो उसने आकाश को बाहर जाने को कहा, पर अंजना ने आकाश का हाथ पकड़कर रोक लिया। विशाल ने उनके हाथ की तरफ देखा। फिर अंजना को चेक करते हुए विशाल ने पूछा, ये किसने ट्रीट किया है? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए वैद्य से ट्रीट करवाया गया। आकाश ने चिंता में पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, बल्कि काफ़ी अच्छा किया हुआ है, अब बस प्लास्टर करना है, बाकी ये चोटें भी ठीक लग रही है, विशाल बोला। आकाश ने बताया, इन पर भी वैद्य की दी हुई दवाई लगाई थी। अंजना ने विशाल से पूछा, मेरे घर बताया क्या? आंटी का फ़ोन आया था, काफ़ी फिक्र कर रहे थे, मैंने उन्हें यही कहा कि मौसम ख़राब होने के कारण तुम्हें और रुकना पड़ेगा, अब जाकर फ़ोन कर देता हूँ।
नहीं रहने दो, इतनी रात में यूं ही परेशान होंगे, सुबह बता देंगे। अंजना ने उसे रोक दिया। अंजना को बुखार के लिए ड्रिप लगा दी गई और उसकी टांग को प्लास्टर कर दिया गया। विशाल वही उसकी देख रेख के लिए रुक गया। वो बोला, देखो मैं हूँ यहाँ, जो भी चाहिए लाकर दे दूँगा, ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर आकाश से बोला, अब आप भी जाइए, आपका थैंक यू, आपने इनका इतना ध्यान रखा, अब आगे हम संभाल लेंगे। आकाश को बड़ा अजीब लगा। ये होता कौन है मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला? वो कुछ कहने ही वाला था कि अंजना ने बोली, विशाल ठीक कह रहा है, आप भी वापस जाकर आराम कर लें, आप 2 दिनों से मेरी सेवा में ही लगे हुए हैं। नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ और इतना ऐसा भी नहीं हूँ कि मेरी पत्नी बीमार हो और मैं घर पर आराम करूँ। मैं रात को आपके साथ ही रहूँगा, सुबह ड्यूटी पर जाना है तो सुबह चला जाऊँगा। उसने जानबूझकर पत्नी शब्द इस्तेमाल किया ताकि विशाल सुन सके। विशाल ने सुना भी। उसने पूछा, क्या सच में आप दोनों ने शादी कर ली? अंजना कहाँ है अंजना? तभी राकेश भी आ गया। उसने भी आते ही अंजना का हाथ पकड़ लिया। अंजना कैसी हो? तुम्हें पता है मैंने ये दिन कैसे काटे हैं? दिन रात तुम्हारी फिक्र रहती थी। आकाश ने इसे पहचान लिया। ये वही डॉक्टर है जो उस दिन वहाँ अंजना के लिए रुकना चाहता था। अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनका सीटी स्कैन चेक कर लेना। फिर आकाश की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों को शादी करनी पड़ी? शादी किसकी? किससे? राकेश ने हैरान होकर पूछा। मैं पहाड़ी से काफ़ी नीचे गिर गई थी, मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो आकाश वहाँ आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो मुझे नीचे एक गांव में ले गया, वहाँ इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी, अंजना ने बताया। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? राकेश ने पूछा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हीरो हीरोइन मिलते हैं, पहली नज़र में प्यार और दूसरी नज़र में शादी, विशाल बोला। आप दोनों को बधाई हो, राकेश बोला। आकाश के दिल को अब शांति मिली। अब उसे इन दोनों का कोई डर नहीं था। इन दोनों तो क्या, अब किसी का डर नहीं था। उसने प्यार से अंजना की तरफ देखा। अंजना भी उसे ही देख रही थी। आकाश ने उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए और हल्के से उसके गाल को थपथपाया। अंजना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। विशाल और राकेश पास खड़े देख रहे थे, फिर दोनों चुपचाप से वहां से खिसक लिए। आकाश रात भर अंजना की देखभाल करता रहा। अंजना का बुखार उतर नहीं रहा था। विशाल बार बार आकर चेक कर रहा था। उसके एक ड्रिप के बाद दूसरी ड्रिप लगाई जा रही थी। उसके कई टेस्ट कराए गए। सारी रात आकाश उसका हाथ पकड़कर बैठकर रात भर उसके ठीक होने की दुआ करता रहा। वो सोच रहा था कि दिन में तो सब ठीक था, अचानक से क्या हुआ। विशाल और राकेश भी चिंता में थे। आधी रात को टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। विशाल ने देखकर बताया, इसे इन्फेक्शन हो गया है, उसी कारण से बुखार हो रहा है। पर मैंने तो सफाई का पूरा ध्यान रखा था, फिर इन्फेक्शन कैसे हो गई? आकाश ने पूछा। तभी चीफ आ गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर बोले, हो सकता है कि जख्म पर कई घंटे मिट्टी लगी रहने के कारण ऐसा हुआ हो। कोई बात नहीं, अब बुखार का रीज़न पता चल गया है तो इलाज भी हो जाएगा। विशाल, ऐसा करो, इन्हें दिन में 2 बार एंटीबायोटिक के ड्रिप लगाने शुरू कर दो। चीफ ये कहकर आकाश की तरफ देखने लगे। सर, ये वो आर्मी अफसर मेजर आकाश वर्मा है जिन्होंने डॉक्टर अंजना की जान बचाई थी, विशाल ने बताया। आकाश ने मना किया था कि अभी शादी के बारे में सबको न बताएं, इसलिए विशाल ने ऐसा कहा। ओह हेलो अफसर, थैंक यू, आप लोगों पर हमें नाज है, आप असली हीरो हो इस देश के, चीफ ने आकाश से हाथ मिलाते हुए कहा। चीफ, आप सब पर भी हमें नाज है। हम सरहद पर दुश्मन से लोगों को बचाते हैं और आप लोगों को बीमारियों जैसे दुश्मन से बचाते हैं, इसलिए आप भी असली हीरो हैं, आकाश ने कहा। जब अंजना को होश आया, आकाश उसका हाथ पकड़े बेड पर सिर टिकाए सोया पड़ा था। अंजना ने धीरे से अपना दूसरा हाथ उसके सर पर धीरे धीरे फेरा। वो आकाश को ध्यान से देख रही थी। जिस दिन वो पहली बार मिले थे उसी दिन उसे आकाश से प्यार हो गया था। वो अपने नसीब को मन ही मन में थैंक्स कर रही थी कि उसे ऐसा पति मिला, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ इसलिए इससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो किसी गैर लड़की के शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। इससे बड़ा शराफत का नमूना और क्या होगा। अचानक आकाश उठ गया। उसने देखा अंजना उसकी तरफ देख रही है और अंजना का एक हाथ उसके सर पर है। उसे लगा कि वो उसे जगाना चाहती थी। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो सोच रही थी
कि मुझे आप जैसा पति कैसे मिल गया। ज़रूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आप मिले। अंजना बोली, पुण्य तो ज़रूर किए होंगे पर तुमने नहीं, मैंने, तभी तो तुम मुझे मिली। आकाश बोला, अरे यार तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए, हम जैसों पर तरस खाओ। विशाल आकाश को चाय देते हुए बोला। अंजना, कुछ जलने की बू आ रही है, आकाश ने हंसते हुए कहा। हाँ कर लो मजाक, एक तो मेरी फ्रेंड छीन ली, ऊपर से हम ही पर हंस रहे हो, विशाल ने भी हंसते हुए कहा। तीनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हंसते हैं। सुबह के 6 बज गए थे। आकाश ने अंजना से कहा, मुझे अब जाना है, एक बार ड्यूटी पर होकर आता हूँ, सर से बात करके छुट्टी ले लूँगा। देखिए आप मेरे कारण छुट्टियाँ न लें, आज मेरे घर वाले आ जाएंगे, आप निश्चिंत होकर ड्यूटी करें, छुट्टी के बाद आ जाइएगा। अंजना ने कहा। ठीक है, अच्छा क्या लाऊं तुम्हारे लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें फ्रूट कौन सा पसंद है। आकाश ने कहा। मैं खाने में ज़्यादा नखरे नहीं करती, जो लाओगे खा लूँगी, बाकी फ्रूट्स में एप्पल पसंद है, पर आप मत लाना, माँ ले आएंगी। मैं माँ को शादी के बारे में बता दूँ, अंजना ने पूछा। बता देना, बताना तो है ही, आज नहीं तो कल। अच्छा मैं चलता हूँ, उसने अंजना को देखते हुए कहा। जाने से पहले वो विशाल को मिलने गया और बोला, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, अंजना का ध्यान रखना, अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर फीड कर दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे कॉल कर देना। ओके यार, सुना था लड़कियाँ शादी के बाद पराई हो जाती हैं, आज सच में महसूस हो रहा है कि आज अंजना पराई हो गई। अच्छा तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ मैं देख लूँगा। फिर आकाश जाने लगा तो उसने एक बार मुड़कर अंजना की तरफ देखा, वो उसे ही देख रही थी। दोनों मुस्कुराए, फिर आकाश ने हाथ हिलाकर बाय किया और चल दिया। आकाश के जाने के बाद विशाल अंजना के पास आया। कमाल है, 2 दिन में ये पति कहाँ से ढूंढ लाई, तुझे बताया तो था, मुझे तेरी लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पर विश्वास नहीं होता। भला तुझे कंधों पर उठाकर गांव तक जाते जाते मुझे तुझसे प्यार हो गया, और सबसे बड़ी बात तुमने हाँ कर दी। मैं मान नहीं सकता, तू मुझे सच सच बता, बात क्या है। विशाल ने कहा। सच बात बताऊं, मुझे काफ़ी चोट लगी थी और कपड़े बदलवाने के लिए कोई लेडी नहीं आ रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हम पति पत्नी हैं, सो कोई नहीं आया। अब आकाश को ही मेरी हेल्प करनी थी कपड़े बदलने में। तब उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी हो गई है, मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कोई बॉयफ्रेंड, मैंने कहा नहीं। तब उसने बताया कि उसकी भी शादी नहीं हुई है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तब उसने जो कहा वो बहुत अजीब था। वो बोला कि हम दोनों अजनबी हैं, मैं तुम्हारे कपड़े ऐसे बदल नहीं सकता, तुम्हें भी अजीब लगेगा, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर पति पत्नी होने के बाद हमें उतना अजीब नहीं लगेगा। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, वो एक एंजल लग रहा था, सो मैंने हाँ कर दी। अंजना ने डिटेल बताई। वाह अमेजिंग, मैं भी अब किसी खूबसूरत लड़की को ट्रीट करूँगा तो उससे पूछ लूँगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तब मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूँगा। विशाल ने मजाक उड़ाया। और तुझे उसमें रब दिखने लगा, तुम्हें गाना गाना चाहिए था कि तुझमें रब दिखता है। यारा मैं क्या करूँ। विशाल, आगे क्या हुआ वो तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी फर्स्ट नाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विशाल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। अंजना ने एप्पल उठाकर उसको मारा। कुत्ते, मेरी बात तो सुन ले, तेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या चलता रहता है। आकाश ने मेरी मांग भर दी। फिर जब ये नहा कर आया ना, विशाल फिर बीच में बोल पड़ा, तुम्हारी नीयत बदल गई, तुम उसकी 8 पैक्स वाली बॉडी देखकर पिघल गई। कमीने, अगर एक लफ्ज़ भी और बोला तो जान ले लूँगी तेरी। चुपचाप मेरी बात सुन। जब वो नहा कर आया और मैंने इसका चेहरा देखा, क्योंकि पहले तो उसके चेहरे पर काला रंग लगा था, नहाने के बाद उसका चेहरा साफ हो गया। पता है, ये वही बंदा है जो मुझे उस रात सड़क पर मिला था, जिसे मैं हॉस्पिटल लाई थी, जिससे मुझे प्यार हो गया था। इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला था। वो आकाश है और नसीब से वो अब मेरा पति है। विशाल हैरानी से उसे देखते हुए बोला, सच्ची, तुझे पक्का याद है। अंजू, मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा ट्विस्ट, वाह रे तेरी खुदाई। अंजना, अब मुझे तेरी फिक्र नहीं है, रब तुम्हारी जोड़ी को बनाए रखे, कहकर विशाल ने अंजना को गले लगा लिया। विशाल, तुमने मेरे घर फ़ोन कर दिया था। हाँ कर दिया था, वो आते ही होंगे। नर्स स्टे हियर। अंजू, मैं राउंड पर जा रहा हूँ। अंजना आंखें बंद करके सो गई। तभी उसके मम्मी पापा और भैया आ गए।
माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अंजना की आंखें खुल गई। माँ को रोते देख वो भी रो पड़ी। तीनों ने आकर अंजना को गले लगा लिया। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी बेटी इस हाल में है। आज अनिल आया, पता चला। इस विशाल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी बेटी, माँ ने कहा। अब कैसी है मेरी बेटी, क्या कंडीशन है अब, पापा ने पूछा। अब ठीक हूँ पापा, बस थोड़ा सा बुखार है और ये टांग में प्लास्टर हो गया है, ठीक हो जाएगी महीने तक। अंजू, मुझे विशाल ने कल रात बताया था तो मैं सुबह ही आ गया। गोलू और तेरी भाभी भी आए हैं, घर पर हैं। भगवान का शुक्र है कि तू बच गई। मैंने सुना तू मिट्टी के ढेर में दब गई थी, अनिल भैया ने पूछा। हाँ भैया, मैं जब ऊपर से गिरी तो मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया। मैं तो दम घुट के मर जाती अगर आकाश, मेरा मतलब मेजर आकाश वर्मा न आते तो। मैंने बड़ी कोशिश करके हाथ बाहर निकाला। उसे देखकर आकाश जी ने मुझे बचा लिया। पता है माँ, फिर वो मुझे कंधों पर टांग कर कम से कम 5 किलोमीटर तक चले होंगे। हाँ भाई, है तो तारीफ के काबिल। मुश्किल है भाई, इतनी मोटी को उठाना कौन सा आसान है, उसके भैया कहकर हंस पड़े। पापा देखो ना भैया को, अंजना ने बच्चों की तरह कहा। इधर आर्मी हेड ऑफिस में आकाश ने जाकर कर्नल को सल्यूट किया। कर्नल ने पूछा, अब कैसी तबीयत है उस लेडी डॉक्टर की? हम तुम्हारी रात को वेट कर रहे थे पर तुम आए नहीं। पूछ सकता हूँ क्यों? कर्नल, मैंने उस डॉक्टर से शादी कर ली है, इसलिए उसकी देख रेख के लिए रुक गया था। शादी कर ली? गुड, मुझे नाज है। थॉट्स लाइक मॉम बॉय, कोई फैसला लो झट लो। फिर आज क्यों आ गए? अभी और ध्यान रखते उसका। सर, मैं रिपोर्ट करने आया था। ओके, ऐसा करो, कैलेंडर देख कर बोलो आज फ्राइडे है। तुम चले जाओ, तुम्हें 2 दिन का रेस्ट लीव में देता हूँ। मंडे को आ जाना। थैंक यू कर्नल। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हम अपनी बहू से भी मिलना चाहेंगे। ठीक है सर, ज़रूर मिलवाऊंगा, कहकर वो वहाँ से भाग लिया। उसने मेस में से अंजना के लिए खाना डलवाया और जल्दी जल्दी जाने लगा। उसे सामने से रोहित आता दिखा। रोहित, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तेरी भाभी से मिलने। कर्नल ने 2 दिन की छुट्टी दे दी है। वाह, अब कैसी है भाभी? रात भर बुखार था, सुबह थोड़ा कम हो गया था, अब जाकर देखता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ऐसा करना, मेरे 1-2 सूट ले आना, कहकर वो जीप में बैठ गया और सीधे हॉस्पिटल जाकर रुका। वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो अंजना वहां नहीं थी। वो घबरा गया। उसने नर्स को आवाज़ दी, सिस्टर, यहाँ डॉक्टर अंजना थी, वो कहाँ है? उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, चलिए मैं ले चलती हूँ। नर्स उसे कमरे के बाहर छोड़ आई। आकाश दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वहीं ठिठक गया। कमरा तो सारा भरा पड़ा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि अंजना के मम्मी पापा आ जाएंगे। वो वहीं खड़ा देख रहा था। सभी ने जब एक स्मार्ट आर्मी अफसर को अंदर आते देखा तो वो भी हैरान हो गए और उसे देखने लगे। तब अंजना बोली, आकाश जी आप अंदर आ जाइए। आकाश आगे आया। उसने अंजना से पूछा, आप कैसी तबीयत है? बुखार तो नहीं हुआ दोबारा? पहले से फ़र्क है आकाश जी, ये मेरे मम्मी और ये मेरे पापा हैं और ये भैया हैं और ये आकाश है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अंजना ने सबको आपस में मिलवाया। उसके फैमिली वाले सारे आगे बढ़े उसका स्वागत करने को। माँ बोली, आओ बेटा यहाँ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? हम तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तुम्हारे कारण हमारी बेटी बच गई है, पापा बोले। अंकल आप ऐसे न बोलें, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, कहकर आकाश ने अंजना की ओर देखा। उसने इशारे से कहा कि अभी नहीं बताया। तब आकाश ने कहा, अंजना मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था, ये लो खा लो। मुझे बनाना नहीं आता सो मेस में से लाया था। हमारे मेस में अच्छा खाना बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। अंजना और बाकी सब भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अंजना ने धीरे से पूछा, आप तो ड्यूटी पर गए थे, फिर इस वक्त कैसे? कर्नल से बात की थी कि तुम अकेली हो तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर धीरे से अंजना से कहा, तुम इन्हें बताती हो कि मैं बताऊं? आकाश खाना निकाल कर अंजना के आगे रखने लगा। फिर उसे बाकियों का ध्यान आया। वो बोला, आंटी जी आप अंजना को खाना खिला दीजिए, यहाँ का खाना इसे पसंद नहीं आया था। अंजना उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। मैंने कब कहा? आंटी भी चुपचाप खाना निकाल कर अंजना को खिलाने लगी। आकाश अंकल और अनिल भैया के साथ बात करने लगा। उसका मुंह अंजना की तरफ था जबकि उसके पापा और भैया की अंजना की तरफ पीठ थी। उधर उसकी मम्मी की आकाश की तरफ पीठ थी।
आकाश ने अंजना को इशारा किया कि मैं बताने लगा हूँ। अंजना एकदम से बोली, नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। अंजना बोली, मैं माँ को कह रही थी कि ये नहीं खाना। आकाश मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अंजना ने उसे घूर कर देखा। भैया और पापा आकाश से बातें करने में मस्त थे। अंजना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बताए। अगर माँ अकेली होती तो बता भी देती, पापा के सामने बिल्कुल नहीं। सब बातें ही कर रहे थे कि विशाल आ गया। उसने आकर सबको नमस्ते बुलाई। आंटी उसे देखते ही बोली, विशाल, अब तो इतना बड़ा हो गया है कि तूने मुझसे अंजू की खबर छुपाई। अनिल को इतनी दूर से बुला लिया और हमें खबर भी नहीं की। वो तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मेरी इतनी खूबसूरत आंटी की नींद खराब हो जाती तो डार्क सर्कल पड़ जाते। मैं ऐसा कैसे कर सकता था। फिर अंजना ठीक थी। आपके दामाद जी थे उसके पास, सारी रात उसकी केयर करने को। विशाल ने आकाश की तरफ हाथ करके कहा। उसने सोचा कि सब आकाश से इतना घुल मिल कर बात कर रहे हैं तो इन्हें पता ही होगा। दामाद? माँ बोली। भैया, पापा, ये कैसी बात कर रहे हो? किसका दामाद? कौन दामाद? माँ ने पूछा। अंजना ने अपने माथे पर हाथ मारा। तब आकाश बोला, मैं बताता हूँ। अंजना और मैंने शादी कर ली है। वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि शादी करनी पड़ी। अंजना ने उसकी बात सुनी तो वो और भी परेशान हो गई। हालात शब्द ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ गलत किया हो और शादी के बिना चारा ही ना हो। वो बोली, पापा, मैं बताती हूँ। असल में मेरी टांग टूट गई थी। मैं मिट्टी से भरी पड़ी थी। मुझे नहाना था, कपड़े बदलने थे और वहाँ की कोई औरत पास आ नहीं रही थी। अब ये काम आकाश जी को करना था। जी, मैंने ज़िंदगी में वसूल बनाए थे कि जिससे शादी करूँगा उसी को हाथ लगाऊँगा। अब इन्हें हाथ लगाना था, सो पहले मैंने इनकी मांग भरकर इनसे शादी कर ली, आकाश ने समझाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजना के परिवार वाले कभी अंजना तो कभी आकाश को देख रहे थे। आकाश को लगा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो वो बोला, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ। मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। क्यों, कैसे नहीं थी? तुमने देख लिया कि सुंदर सुशील लड़की है, उस पर डॉक्टर भी है, बहलाकर शादी कर ली है ना? अंजना के पिता ने कहा। नहीं पापा, वो बात नहीं है। आप? अंजना की बात बीच में ही काटते हुए उसके पिता बोले, तू चुप ही कर। तुझे अगर अपना जीवन साथी चुनने की समझ होती तो कब का चुन लिया होता। इतनी उम्र तक इंतज़ार नहीं करती। लेकिन अंकल, मैं आर्मी में मेजर हूँ और इतना कमाता हूँ कि मैं इसे घर पर बिठाकर खिला सकूँ। ये बात और है कि ये डॉक्टर है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें और क्या समझे? 30 के करीब उम्र होगी तुम्हारी, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? आसान टारगेट मिला और कर ली शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। मैंने क्या इस दिन के लिए इसे डॉक्टर बनाया? सारे चुप थे। इनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अंजना की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोल कुछ नहीं पा रही थी। आकाश उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब उनका क्या होगा। अब सब इस तरह क्यों मुंह बना लिया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम लोगों ने इतना बड़ा झटका दिया, थोड़ा झटका तो मेरा भी देना बनता है। क्यों आकाश? पापा ने हंसते हुए कहा। सब हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया। जब समझ आया तो अंजना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया। अरे अब चुप हो जा, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना अच्छा दामाद तो मुझे सदियों ढूंढने पर भी नहीं मिलता जो तूने 2 दिन में ढूंढ लाई। फिर आकाश से बोले, माफ़ कर दो बेटा अगर कुछ ज़्यादा बोल गया तो। मुझे तुम पसंद हो, बहुत पसंद हो। नहीं अंकल जी, ऐसा क्यों कहते हैं? आप बड़े हैं, बस आशीर्वाद चाहिए, आकाश ने उनके चरण छूते हुए कहा। फिर उसकी माँ के चरण भी छुए। फिर भैया के छूने लगा तो उसने गले लगा लिया। पापा, आपने तो जान ही निकाल दी थी। सच में पापा, आकाश काफ़ी अच्छे हैं, अंजना ने कहा। विशाल अंजना के पास ही था, बोला, देखा अंकल, अभी से उसकी साइड लेने लग गई। अभी 2 दिन ही हुए हैं उसे मिले हुए। फिर धीरे से उसके पास होकर कहा, बता दूं कि ये पुराना इश्क है, करीब 1 साल पुराना। अंजना ने उसको चिमटी काटकर उसे चुप रहने को कहा। कमरे का माहौल ही बदल गया था। सब हंसी मजाक करने लगे। आकाश बातें तो अंजना के मम्मी पापा से कर रहा था, पर इसकी नज़रें अंजना पर टिकी थीं। उसे अंजना का रंग पीला पड़ता दिख रहा था। वो एकदम उठकर उसके पास गया। उसने उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा, बहुत तेज़ बुखार था। उसने अंजना से पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? इतना बुखार हो गया, अगर और बढ़ गया तो? उसने बेल बजाकर नर्स को बुलाया और सबको कहा, अंकल जी आप सबको प्लीज़ बाहर ले जाइए, नर्स बोलेगी।
सभी बाहर चले गए। अंजना के पापा की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, उसे बस बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं उस कारण से नहीं रोया, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम सब वहीं थे, हमें किसी को अंजना का दर्द नहीं दिखा, पर आकाश ने झट देख लिया। एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही वर ढूंढता है जो उसकी बेटी को उससे ज़्यादा प्यार दे और उसका उससे ज़्यादा ध्यान रखे। मुझे खुशी है कि अंजना को वैसा पति मिला है। और जब उसने हमें बाहर आने को कहा तो लगा कि आज अपनी बेटी एक पल में पराई हो गई। कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ और भैया की आंखें भी भर आई। भैया बोले, पापा सच में आकाश बहुत अच्छे हैं। आपको शायद पता नहीं कि इसने कितने ही इनाम अपने नाम किए हुए हैं। मैंने इसकी तस्वीर कई बार अखबार में देखी है, फिर भी इसे जरा सा भी घमंड नहीं है। आकाश अंजना के पास था। अंजना उसे परेशान देखकर खुश हो रही थी। नर्स ने चेक किया तो बुखार बहुत तेज था। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, डरने की बात नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, धीरे धीरे सेट होगी। बुखार उसी वजह से है। देखिए, यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। दवा बदल दी है, अब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सब अंदर आए। आकाश ने बताया, डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इन्फेक्शन के कारण बुखार है, धीरे धीरे ठीक होगा। अनिल हंसते हुए बोला, सबसे ज़्यादा तो घबराए हुए तुम थे, हम तो डरे नहीं। हमें हमारी अंजू का पता है, ये बहुत स्ट्रांग है। आप भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए। अनिल की बात सुनकर सब हंस दिए। आकाश ने शर्मा कर मुँह नीचे कर लिया। तभी अंजना ने कहा, पापा डॉक्टर बोल कर गए हैं कि ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। ऐसा करो, आप सब लोग जाओ, रात में किसी की ज़रूरत नहीं है, नर्स संभाल लेगी। फिर विशाल भी है ड्यूटी पर। इधर गायनी वार्ड से भी मेरी फ्रेंड्स आ जाएगी। पापा उसकी बात मान गए। वो जाने लगे तो आकाश से बोले, तुम भी समय से चले जाना, हम सुबह खाना ले आएंगे। ठीक है अंकल जी। उनके जाने के बाद आकाश अंजना के पास बैठ गया। वो अंजना के बाल ठीक करने लगा। उसके बाल उलझे पड़े थे। वो बोला, आंटी आई थी, बालों में कंघी करवा लेती। अच्छा लाओ, मैं कर देता हूँ। उसने उसे पकड़ कर बिठाया, फिर धीरे धीरे उसके बाल कंघी करने लगा। वो बचा बचा कर रहा था ताकि उसे दुख न लगे। अंजना बोली, आप इतने आराम से करते हैं ना, मुझे आपसे करवाने थे, इसलिए माँ से नहीं कहा। आकाश हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम बहुत शरारती हो। अंजना ने नोट किया कि अब आकाश उससे खुल रहा है। वो अब आपकी जगह तुम कहने लगा है। वो बोली, क्यों, मैंने क्या शरारत की है? हाँ, बातों बातों में दिल ले लेती हो, इससे बड़ी शरारत और क्या होगी? आकाश ने आँख भरते हुए कहा। अंजना शर्मा गई, उसका मुंह लाल हो गया। चोटी करके आकाश ने आगे होकर चेक किया तो अंजना ने शर्मा कर आंखें झुका ली। आकाश को अच्छा लगा। उसने उसकी चिन से पकड़कर मुंह ऊपर किया और बोला, मैं भी तो देखूं मेरी वाइफ शर्माते हुए कैसे लगती है। अंजना शर्मा कर उससे लिपट गई। आकाश हंस पड़ा और उसे अपने सीने में छुपा लिया। दोनों यूं ही बैठे थे कि विशाल आ गया। उन्हें पता ही नहीं चला। विशाल खांसा तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। आकाश ने छोड़ा तब भी नहीं। विशाल बोला, मैं ड्रिप लगाने आया था, अगर आप कहें तो कुछ देर बाद आ जाऊंगा। जी नहीं, आपको जो कुछ करना है एक बार में कर लो, बार बार आने की अनुमति नहीं है आपको। अंजना बोली, हाँ जी, अब हमारी ज़रूरत क्यों होगी, मतलब कि दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। विशाल गाना गाने लगा। अंजना ने उसके हल्के से थप्पड़ मारा। उसने आकाश से शिकायत की, देखिए मेजर साहब, आपकी पत्नी हमें मार रही है। यहाँ तो मेजर की भी नहीं चलती। आकाश ने हंसते हुए मजाक किया। विशाल और अंजना में ऐसे ही मस्ती चलती रही। आकाश कभी अंजना की साइड ले लेता, कभी विशाल की। इतने में रात का खाना आ गया। आकाश ने अंजना को खाना खिलाया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी, खाना पड़ रहा था। तभी रोहित अपने कुछ साथियों के साथ आया। वो आकाश के लिए खाना लाए थे। आकाश ने अंजना के बर्तन उठाकर साइड में रख दिए। फिर वो रोहित से बातें करने लगा। उसने बताया कि कैसे अंजना के पापा ने उन्हें डरा दिया था। रोहित अंजना से बोला, भाभी जी, आपके पापा ने तो सिर्फ डराया ही था ना, आकाश के पापा तो गोली ही मार दे। रिटायर्ड कर्नल जो हैं वो तो किसी की नहीं सुनते। आकाश, तुमने बताया नहीं, तुम तो कह रहे थे पापा की गिफ्ट शॉप है, तो है ना, रिटायरमेंट के बाद खोली है। क्या वो मान जाएंगे? नहीं माने तो हम कर भी क्या सकते हैं, छोड़ देंगे। हमारी कौन सी सच की शादी है? तुम ऐसा सोच सकते हो, तुम्हारे लिए ये खेल होगा, नकली होगा, पर मेरे लिए सब असली है। अंजना ने गुस्से में कहा,
तुम जाओ, कहीं है तुम्हें इख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, हमने तो किया है प्यार। रोहित गाना गाने लगा और अंजना को छेड़ने लगा। अंजना ने आकाश की तरफ नम आंखों से देखा। फिर तुम रोज मेरे पास आते क्यों हो, क्यों इतना प्यार जताया? मैंने कब प्यार जताया? मैंने तुमसे कहा है क्या कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? मैंने क्या तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊंगा? नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा, पर तुम खाना लाकर खिलाते थे, तुमने मेरी मांग भरी थी। कोई गवाह है उस बात की कि मैंने तुम्हारी मांग भरी थी? रोहित, तुमने देखा नहीं ना? सचिन, तुमने देखा? कोई नहीं जानता, इसलिए डरो मत। अगर पापा ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर, मैं अपने घर। आकाश रोहित के साथ मिलकर अंजना की टांग खींचने लगा। अंजना रो पड़ी। उसे रोते देख उसका दिल भर आया। उसने अंजना को गले से लगा लिया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पापा ना भी कर दे तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अंजना उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। रोहित और उसके सभी साथी हंस पड़े। उन्होंने मेजर का ये रूप नहीं देखा था। आकाश बोला, तुम ठीक हो जाओ तब मैं अपने घर बता दूंगा। आर्मी हेड ऑफिस में कर्नल, तुम्हारी बेटे की रिपोर्ट करनी है। बरखुरदार ने शादी कर ली है, लड़की डॉक्टर है, मैंने अभी देखी नहीं है। कल आज छापा मारते हैं। क्या? बड़ा ही नामुराद है, शादी कर ली बताया भी नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रात को अंजना आराम से सोई। आकाश उसके पास बेंच पर सो गया। उसने एक दो बार उठकर उसे देखा, उसकी चादर सेट की। फिर एक बार अंजना ने पानी मांगा, उसने उठकर पानी पिलाया। अब बुखार नहीं है। अगले दिन आकाश मुँह धोने गया हुआ था तो अंजना के भैया और भाभी आ गए। भैया ने समझा वो अकेली ही है, सो वो कहने लगे, क्यों तेरे मेजर साहब भाग गए तुझे छोड़कर? आप भाग जाते होंगे भाभी को छोड़कर, मेरे मेजर साहब नहीं जाते। तभी आकाश मुँह धोकर वॉशरूम से बाहर आया। वो उन दोनों से मिला। भैया ने अब बात पलटी। बोले, रात को किसी ने हमें भगा दिया था ये कहकर कि विशाल है, नर्स है, आप लोग जाइए। तो ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया, मैंने तो इन्हें भी जाने को कहा था पर ये गए ही नहीं। आकाश बोला, अगर ड्यूटी से छुट्टी न मिली होती तो न आता, पर अब जब छुट्टी मिली है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अंजना की भाभी सीमा ने उन दोनों को चाय डाल कर दी। तब अंजना बोली, मुझे पहले ब्रश करना है। आकाश ने उसे बेड पर ही ब्रश करवा दिया, फिर उसे चाय दी। फिर सीमा को वहाँ बिठाकर भैया आकाश को लेकर बाहर आ गए। सीमा ने पूछा, आकाश सच में बहुत अच्छा है, माँ पिताजी कल बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि कैसा होगा। अब देखकर लगता है सब सच कह रहे थे। भाभी, आपको याद है 1 साल पहले एक अजनबी से टकरा गई थी जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर आई थी, वही जिससे तुझे प्यार हो गया था। अब भूल जाओ उसे, ये इतना अच्छा है, इससे अच्छा वो नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुनो भाभी, ये वही है, मैंने इसे पहचान लिया है। सच्ची? तूने इसे बताया? फिर उसे याद है क्या? नहीं, मैंने नहीं बताया। अगर इसे याद न हुआ तो जाने दो, बस मुझे याद है, यही बहुत है। हाँ, भगवान तुम दोनों को खुश रखे, भाभी ने अंजना के बाल संवारते हुए कहा। ये चोटी किसने की थी? भाभी ने पूछा। आकाश ने। क्यों, ठीक नहीं है क्या? उसके हिसाब से बहुत अच्छी है, भाभी ने हंसते हुए कहा। तेरे भैया तो मेरे बालों में रबड़ भी नहीं डाल सकते। दोनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। वो सब चेक करने के बाद कहते हैं, डॉक्टर अंजना, आपका बुखार तो ठीक हो गया है, अगर आप कहें तो हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके डॉक्टर, कर दीजिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, महीने बाद प्लास्टर कटवाने आ जाना और मेडिसिन टाइम पर लेना। ओके डॉक्टर। विशाल ने डिस्चार्ज का सारा काम करवा दिया। आकाश को अगले दिन ड्यूटी भी जाना था, सो वो अंजना को भैया भाभी के साथ भेजकर वापस अपने घर आ गया। रोहित खाना बना रहा था। आ गए जना, बताइए क्या खाएंगे? अभी मन नहीं है। हाय, एक शेर अर्ज किया है, अब दिल कहाँ लगेगा जब लग गया दिल किसी से। अब आँख लगेगी रात भर कैसे जब आँख लग गई किसी से। बड़ा ही बकवास शेर है तेरा। हाँ जी, अब तो हम बकवास, हमारे शेर बकवास। जनाब को भाभी जी के सिवा सब बकवास ही नज़र आएगा। तभी आकाश का फ़ोन बजता है। आकाश देखता है वीडियो कॉल थी अंजना की। हेलो, आप पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। तुम ठीक हो? रास्ते में तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, एकदम ठीक हूँ। भैया बहुत आराम से कार चला कर लाए। आपने खाना खा लिया? नहीं, रोहित ने अभी बनाया ही नहीं। अच्छा जी, नमस्ते भाभी जी। खाना तो बन गया पर जनाब को भूख नहीं है। आपके बिना मन नहीं लग रहा इसका। रोहित ने बीच में ही फ़ोन खींचकर बात की। क्यों? देखिए, खाना समय पर खा लिया कीजिएगा। अगर आप भी बीमार हो गए तो कौन संभालेगा?
हाँ भाई, पहले तो भाभी जी थी यहाँ संभालने को, रोहित पीछे बड़बड़ा रहा था। आकाश ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। आकाश ने फ़ोन रखते ही रोहित को पकड़ लिया। तू आ, पहले तेरी खबर लेता हूँ। क्या बकवास कर रहा था? आपके बिना मन नहीं लग रहा। कब कहा मैंने कि मेरा मन नहीं लग रहा? रोहित उससे छूटते हुए बोला। कहने की क्या ज़रूरत है? तेरे चेहरे पर लिखा है कि हाय अंजना, तेरे बिना दिल नहीं लग रहा। ना भूख लग रही है ना नींद आ रही है। हंसते हुए रोहित यहाँ वहाँ भाग रहा था। आकाश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यहाँ अंजना का घर में अंजना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि ज़िंदगी भी क्या क्या खेल रचाती है। पहले अचानक आकाश से मिला दिया, मुझसे उसके लिए प्यार जगा दिया, फिर मेरे इतना ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, और फिर जब मैं उसे भूलने लगी तो फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और जीवन भर के लिए एक साथ बांध दिया। ज़िंदगी सच में अजीब है और प्यार उससे भी अजीब है। वो मन ही मन गाना गुनगुनाने लगी। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इधर आर्मी रेजिडेंस में आकाश और रोहित हमेशा की तरह डिनर करके सैर करने निकल पड़े। रोहित बोला, यार तुम भाभी को यहाँ कब लाओगे? अब शादी तो हो गई है, फिर अपने साथ क्यों नहीं रखते? किसी ने कहा ही नहीं, मेरा मतलब उसके घर वालों ने कहा ही नहीं कि तुम अपने घर ले जाओ। बाकी मैं ये सोच रहा था कि प्रॉपर शादी कर ले फिर लाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, जल्द शादी कर ले, मुझे भी कोई भाभी मिल जाएगी। भाभी आ गई तो तेरे साथ कोई सहेली भी आएगी, शायद मेरी भी जोड़ी बन जाए। रोहित बोला, तुझे तो अपनी पड़ी रहती है, पहले मेरा तो सेट हो जाए। वो घर वापस आए तो बाहर आकाश के पापा की कार खड़ी थी। आकाश हैरान, डैडी यहाँ इतनी रात को, सब ठीक भी है? वो भागकर अंदर आया। माँ उसे देखते ही उससे लिपट गई। मेरा बेटा, इतने दिन हो गए तुझे नहीं देखा, कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं है क्या? अरे माँ, तू हर बार यही कहती है, इतना तगड़ा तो हूँ मैं। हाँ आंटी जी, ये तो तगड़ा है, मुझे देखो मैं सूख के काटा हुआ जा रहा हूँ। रोहित बोला, कोई नहीं बेटा, मैं देसी घी की पिन्नियाँ बना कर लाई हूँ, मिलकर खा लेना। हो गया तुम्हारा, अब ज़रा साइड में हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो, उसके पिता ने कड़कती आवाज़ में कहा। मेजर आकाश वर्मा, क्या एक बेटे होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि कुछ करने से पहले अपने बाप को रिपोर्ट करो? उन्होंने फौजी अंदाज में कहा। आकाश ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, हर वो बात जो बतानी ज़रूरी होती है मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ सर। ओके विश्राम, तो अपनी शादी की बात क्यों छुपाई? आकाश ने घूरकर रोहित की तरफ देखा। रोहित ने बेचारा बनकर इशारे से कहा कि मैंने नहीं बताया। उसके पापा ने उसे रोहित को देखते देख लिया। वो बोले, कैप्टन की तरफ क्यों देख रहे हो? शादी तुमने की है, उसने नहीं की। हम जानना चाहते हैं कि क्यों की, किससे की और बहू कहाँ है? जी सिचुएशन ऐसी थी कि शादी करनी पड़ी। वो सिटी हॉस्पिटल में गायनी स्पेशलिस्ट है, उसकी एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी, इसलिए अपने घर में है। ठीक है, हमें उसके पास लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं। डैडी आप कैसी बात कर रहे हैं? इतनी रात हो गई है, इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, कल सुबह चलें। ओके, फिर आज हम रेस्ट हाउस में रुकते हैं, कल सुबह जाने के लिए तैयार रहना। लीव का बहाना नहीं चलेगा, कर्नल से मैं बात कर लूँगा। उन्हें भेजकर वो आकर सोफे पर गिर गया। रोहित ने गहरी सांस ली, मानो तब से सांस रोके खड़ा था। यार तेरे पिताजी तो बस जान ही निकाल देते हैं, मैं तो सांस लेना भूल ही गया था। अगर कुछ देर और रुकते तो मेरा तो दम ही निकल जाता। अरे मैं तो सुबह की सोच रहा हूँ, डैडी तो सुबह ही आ जाएंगे वहाँ जाने के लिए। उन लोगों को क्या कहूँगा? तुम भाभी को अभी फ़ोन कर दो। हाँ ये ठीक रहेगा। उसने अंजना को फ़ोन किया। अंजना बोली, हेलो। हाँ जी, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ मेरी नींद उड़ गई है, तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी उड़ जाएगी। मेरे मम्मी डैडी आए हैं, वो तो अभी तुमसे मिलना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से रोका है। वो अब कल सुबह तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या? हाँ डैडी और मम्मी आए हुए हैं और सुबह ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। अपने घर में सबको बता देना। अंजना कुछ देर बाद बोली, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या क्या पसंद है? मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ, उन्हें क्या नहीं पसंद है, बस वो मत करना। ओके आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे होंगे? उन्होंने मुझे पसंद न किया तो? तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम इतनी अच्छी हो कि वो तुम्हें मना नहीं कर सकते। इतना कहने के लिए शुक्रिया। अच्छा अब आराम से सो जाओ। अंजना एक बात कहूँ, इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत सी हो गई है, आज मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। मुझे लगता है शायद नहीं, पक्का मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ।
अंजना एकदम चुप हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अंजना सुन रही हो ना? हे अंजना, कुछ तो बोलो। वो हाँ सुन रही हूँ, मैं क्या बोलूँ? तुम्हें कोई अच्छा सा जवाब देना चाहिए। अच्छा, गुड नाइट, सुबह वेट करूँगी। मैं भी सुबह का वेट करूँगा। अंजना का रंग लाल हो गया, उसने अपना मुंह चादर में छुपा लिया। उसका भतीजा वहाँ आया। बुआ, मम्मी पूछ रही हैं चाय पियेंगी आप? नहीं, चाय नहीं पीनी। ऐसा करो, ज़रा पापा को भेजना, उसके भैया जल्दी जल्दी आए। क्या हुआ अंजू, तूने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है? उसके पीछे ही भाभी भागी आई। क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। असल में आकाश का फ़ोन आया था, उसके मम्मी पापा यहाँ आए हैं। वो कल सुबह अपने घर आएंगे। आकाश बता रहा था कि वो तो अभी आने वाले थे, आकाश ने उन्हें रोका है। अब वो सुबह आएंगे, उनकी सुबह का मतलब सुबह ही है, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप मम्मी पापा को भी बता दो। भैया मम्मी पापा को बताने चले गए। भाभी का उसने हाथ पकड़कर रोक लिया था। भाभी उसके पास बैठ गई। उसने पूछा, हाँ क्या बात है, क्या कहा दामाद जी ने? भाभी, वो आकाश कह रहा था कि क्या कहा उसने? तुझे कुछ गलत कहा? नहीं भाभी, वो कह रहा है कि उसे मैं अच्छी लगने लगी हूँ और उसे लगता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। कहकर अंजना ने मुँह चादर में छुपा लिया। सच्ची? फिर तूने क्या जवाब दिया? मुझसे कुछ बोला नहीं गया, मैंने कह दिया गुड नाइट, मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी। वो क्या बोला? वो बोला मैं भी वेट करूँगा। हाय अंजना, मुझे तेरे लिए खुशी है। तुझे इतनी उम्र बाद प्यार हुआ, बदले में तुझे प्यार भी मिल रहा है। सच कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है। आकाश बहुत 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 अच्छा है। हाँ भाभी, वो उसने मैसेज भेजना था कि उसके पापा को क्या पसंद नहीं है मैं आपको बता दूँ। वो मैसेज पढ़ने लगी। मेरे डैडी को बैगन नहीं पसंद, उन्हें दाल सब्जी बिना धनिया के नहीं पसंद, सलाद में प्याज नहीं चाहिए और पानी ठंडा नहीं चाहिए। बस इतना ही। आगे एक और मैसेज था जो उसने भाभी को दिखाया, आई लव यू। ये सब मुझे सेंड कर दे और उसे भी रिप्लाई भेज दे, नींद अच्छी आएगी, कहकर भाभी चली गई। उसने भी मैसेज सेंड कर दिया, आई लव यू टू। आकाश ने दिल के कई इमोजी भेजे पर अंजना सो गई। सुबह 8 बजे ही आकाश के मम्मी पापा आकाश के साथ उनके घर आ गए। आकाश और उसकी फैमिली ठीक 8 बजे उनके घर आ गए। आकाश जब उन गलियों में से आया तो उसे वो साल पहले वाला हादसा याद आ गया। उसके मन में कई ख्याल आ जा रहे थे। उसे कभी लगता कि कहीं वो लड़की अंजना ही तो नहीं थी। अगर वो होती तो मुझे पहचान लेती वो। अगर उसने कोई बात नहीं की, इसका मतलब वो लड़की अंजना नहीं है। अगर वो अंजना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कौन थी, क्योंकि अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है। अब अंजना ही मेरा सब कुछ है। वो बैठा सोच रहा था कि अनिल अंजना को व्हील चेयर पर बिठा कर ले आया। उसे देखकर आकाश खड़ा हुआ और अनिल से व्हील चेयर पकड़ ली। वो उसे लिविंग रूम में ले आया। उसने अपने मम्मी डैडी से कहा, मम्मी डैडी, ये हैं डॉक्टर अंजना, मेरी पत्नी। अंजना ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन्हें चरण स्पर्श कहा। डैडी बोले, जीती रहो बेटा, कहकर वो अंजना के पास गए और उसकी गोदी में एक सगुन का पैकेट रख कर उसके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। इसी तरह आकाश की माँ ने भी एक पैकेट रख कर उसे आशीर्वाद देते हुए गले लगा कर बोली, आकाश तेरी बीवी बहुत सुंदर है, जैसी हम चाहते थे वैसी ही है। अंजना शर्मा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो आकाश की तरफ देखने लगी। आकाश उसे ही देख रहा था। अंजना के देखने पर वो मुस्कुरा दिया। अंजना ने सर झुका लिया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। आकाश के डैडी और अंजना के पापा एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। दोनों की माएँ एक तरफ बैठकर बातें करने लगी। भाभी काम वाली के साथ किचन में लगी हुई थी। आकाश अंजना को वापस ले जाने लगा तो अनिल भी साथ जाने लगा। भाभी ने भैया को बुलाते हुए कहा, अजी सुनिए, ज़रा रिसू उठ गया है, ज़रा उसे संभाल लो जाकर। आकाश अंजना को उसके कमरे में ले आया और उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। आकाश उसके पास बेड पर ही बैठ गया और बोला, मैं तुमसे वो सुनना चाहता हूँ जो तुमने मैसेज में लिखा था। मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था, अंजना ने शर्माते हुए कहा। अच्छा जी, मैं याद कराऊँ, कहकर आकाश उसके नज़दीक आया तो वो एकदम से लाल हो गई। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तो कैसे रंगत आई है चेहरे पर मेरे प्यार की। अंजना ने दोनों हाथों से मुँह छुपा लिया। आकाश ने उसे बाहों में ले लिया। आई लव यू, लो मैं ही कह देता हूँ, अब खुश। भैया कमरे में गए तो ऋषि अभी सो रहा था। भाभी भी उनके पीछे ही अंदर आ गई और वो बोली,
आपको अक्ल बिल्कुल नहीं है, उन्हें अकेले बैठने का टाइम तो दो। उनके पीछे ही चल दिए। ओह, मैं भी सोचूं कि ऋषि तो उठा ही नहीं है। चल ठीक है, तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं तो मैं यहीं बैठता हूँ। आकाश और अंजना अपनी ही बातों में मस्त थे। तभी आकाश के फ़ोन पर उसके भाई की वीडियो कॉल आई। उसने बात की। क्या हाल है भैया? मम्मी ने बताया था आपने शादी कर ली। यार मुझे तो बता देते, कम से कम एक की चॉइस से दो की चॉइस ज़्यादा अच्छी होती है। आपको तो समझ भी नहीं है लड़कियों की। मुझसे पूछते एक एक मॉडल के बारे में बताता। अंजना भी सुन रही थी। वो बोली, हेलो देवर जी, आप रहने दो, मेरे इतने शरीफ पति को अब बिगाड़ मत देना। अंजना बोलकर फिर पीछे हो गई। अरे वाह भैया, ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते भाभी जी। दिखाओ भैया, आप तो छा गए, आप तो सबसे बढ़िया भाभी ले आए। नमस्ते देवर जी। हाँ, अब बोलिए, क्या कह रहे थे? अरे नहीं भाभी, मुझे लगता है आपने ही शुरुआत की होगी, भैया तो कर नहीं सकते। नहीं, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल गलत है, मैंने ही शादी की सलाह दी थी। आकाश बोला। सलाह क्या होता है भैया? प्रपोज करना कहते हैं। आपने कैसे किया? तुम्हें पता है ईशान, तुम्हारे भैया मेरे से बोले कि शादी कर लेते हैं। क्या, सीधे शादी? वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। कभी मिलकर बैठोगे तो डिटेल में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, तू अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर। ओके भैया, नमस्ते भाभी जी कहकर उसने कॉल बंद कर दी। बहुत ही चंचल है ये। डैडी से मैं जितना डरता हूँ वो उतना ही डैडी के करीब है, आकाश ने अंजना को बताया। अंजना हंसते हुए बोली, देखने से ही पता चलता है। वैसे भी छोटा हमेशा माँ बाप का लाडला होता है, पर मेरे हिसाब से आप जिसे डरना कहते हैं मैं उसे रिस्पेक्ट कहूँगी। आप डैडी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके आगे बोलते नहीं हो। इसे डर का नाम नहीं दे सकते, पर ऐसा नहीं है कि ईशान डैडी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लाड करता है। अंजना ने आकाश के मुंह की तरफ देखा। वो बड़े प्यार से उसको देख रहा था। अंजना ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? यार इतनी प्यारी बातें करोगी तो किसका दिल नहीं फिदा होगा तुम पर। रहने दो, आप तो यूं ही तारीफ करते रहते हो। मेरे भैया से पूछना, वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब है। और पता क्या कहते हैं कि तू तो हमारी है ही नहीं, कोई बाहर गेट पर छोड़ गया था, तभी तेरे ख्याल हमसे मिलते नहीं हैं। कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उनकी बेटी हो या नहीं, पत्नी तुम मेरी ही रहोगी, कहकर उसने अंजना को फिर गले लगा लिया। तभी माँ ने आकाश को आवाज़ लगाई। वो अंजना से कहकर माँ के पास आया। सभी लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए थे और वो इनकी शादी की डेट तय कर रहे थे। डैडी बोले, देखो अंजना बेटी का प्लास्टर फ्राइडे को उतर जाएगा, वो संडे को शादी कर देते हैं। हमें कुछ लेना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस बेटी नहीं है वो हमें दे देना। देखिए आपने तो कह दिया, पर पिता होने के नाते मेरे भी अरमान है कि मैं अपनी बेटी को ये दूं वो दूं, तो कम से कम आप मेरे अरमानों का मान रखें। अंजना के पापा बोले। अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आकाश के डैडी बोले। अंजना की भाभी ने जाकर अंजना को सारी बात बताई और कहा, आज सोमवार है, पूरे हफ्ते बाद तेरी शादी है, अब खुश? आकाश भी बताने आया तो भाभी को देखकर रुक गया। तो भाभी बोली, भैया आइए, आप बैठिए, इसके पास मैं खाना लगा दूं। आकाश अंजना के पास आया और धीरे से बोला, सुना तुमने, अगले वनडे तुम मेरे घर में बैठी होगी मेरे साथ। अंजना शर्मा गई। उसने कहा, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ? कमाल है, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल से सीधे अपने घर ले जाता। आप भी ना बस, कहकर अंजना ने आकाश को प्यार से हाथ मारा। इसमें बस की क्या बात है, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ 2-4 दिन रह क्या गया, तुम्हारी आदत हो गई, दिल को खाली खाली सा फील होता है, बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचती? नहीं, मैं नहीं सोचती, मैं तो आराम से सो जाती हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती, अंजना ने कहा। जी हाँ, लगता है हमारा प्यार एक तरफा है, चलो हम इसी के सहारे ज़िंदगी काट लेंगे। एक मेरा प्यार ही काफ़ी है हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा। इतने में भैया खाना खाने के लिए बुलाने आ गए। आकाश अंजना को व्हीलचेयर पर बिठाकर डाइनिंग रूम में ले आया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। डैडी का रूल था खाते वक्त बात नहीं करनी, जो आकाश ने अंजना को पहले ही बता दी थी, सो सभी चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खा लेने के बाद डैडी बोले, मुझे आपके घर का डिसिप्लिन अच्छा लगा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को। अच्छा, अब हम चलें? हमने वापस जाकर शादी की तैयारियां भी करनी है। सब एक दूसरे से विदा लेकर चले गए। आते वक्त आकाश ने उन गलियों में से गुजरते हुए उन बातों को याद नहीं किया।
अब वो अंजना को याद कर रहा था। डैडी बोले, आकाश ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। इतनी अच्छी बहू हम भी तेरे लिए ढूंढ नहीं पाते। न सिर्फ अंजना अच्छी है, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है। आकाश भी खुश हो गया। चलो, पापा को उसकी पसंद अच्छी तो लगी, नहीं तो उसे डर था कि पापा पता नहीं क्या कहेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। आज आकाश और अंजना की शादी थी। पैलेस में खूब धूम थी। आर्मी बैंड बारात ने एंट्री की। आकाश के सभी फौजी दोस्त अपनी ही मस्ती में नाच रहे थे। ईशान सबसे आगे था। खूब जोरों शोरों से शादी हुई। अंजना के पापा ने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। आकाश के डैडी ने उन्हें गले लगाकर शुक्रिया किया। वो बोले, कर्नल साहब, शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने हमें ज़्यादा खर्चे से बचा लिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपका सारा खजाना ये बेटी तो हम ले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने आपका खर्चा नहीं होने दिया। वहाँ खड़े सब लोग हंस दिए। आकाश को अब 3 बेडरूम वाला बड़ा आर्मी क्वार्टर मिल गया था। शादी का फंक्शन वहीं हुआ था। आज रात यहाँ रुक कर अगले दिन दिल्ली में शादी की पार्टी थी। अंजना की विदाई उसके घर से हुई। इस तरह शादी के बाद फेरे की रस्म भी अदा की गई। विदाई के वक्त सभी रो रहे थे। अंजना का सारा परिवार और रिश्तेदार रो रहे थे। उन्हें रोते देख आकाश की माँ को भी रोना आ गया। आकाश ने उन्हें चुप कराया। अजीब सी रीत है, इतने लाड प्यार से पाल पोस कर माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को दे देते हैं। सच में ये बहुत ही हृदय विदारक होता है। अंजना शादी करके आकाश के घर आ गई। अब यहाँ पर सारी रस्में निभाई गई। फिर उसके दोस्त उन्हें घेर कर बैठ गए और अंजना से अलग अलग फरमाइशें करने लगे। कोई छंद सुनाने को कहता तो कोई गाना सुनाने को कहता, कोई पहेली पूछता। अंजना के साथ उसके भाई और भाभी आए थे, वो उसका साथ दे रहे थे। तब ईशान बोला, भाभी आपको मेरी बात तो माननी पड़ेगी। आप ऐसा गाना गाएं जो आप सोचती हो कि भैया के लिए है। अंजना सोच में डूब गई। वो अक्सर गाने गुनगुनाती रहती थी, पर आज उसे गाना पड़ेगा। वो गाने लगी, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अंजना ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। सब वंस मोर चिल्लाने लगे। आकाश को खुद पर गर्व हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। सब इसी तरह मस्ती कर रहे थे कि आकाश के डैडी ने आकर कहा, चलो रात बहुत हो गई है, अब अंजना को आराम करने दो, कल दिल्ली भी जाना है। लड़कियां अंजना को अंदर बेडरूम में ले गईं। अंजना को वहां छोड़कर चली गईं। अंजना ने सोचा था कि जैसे फिल्मों में वेडिंग नाइट के लिए कमरा सजा होता है, ऐसा ही रियल में होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस एक फूलों का गुलदस्ता ज़रूर बेड के साइड बॉक्स पर रखा हुआ था। अंजना बहुत थक गई थी। वो बैठे बैठे ऊँघ रही थी। आकाश अंदर आया तो उसने देखा कि अंजना बैठे बैठे ऊँघ रही है, तो वो उसके पास आया और धीरे से हिलाते हुए बोला, अंजना पहले ये हैवी कपड़े बदल लो, फिर आराम से सो जाना। अब वॉशरूम बाहर था, उसे यहीं कपड़े बदलने थे, तो आकाश बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे में आऊँगा, तुम आराम से कपड़े बदल लो। आकाश जब आया तो दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आया तो अंजना कपड़े बदल कर आराम से सो रही थी। आकाश अंजना को बेफिक्री से सोते हुए देख मुस्कुरा दिया। वो उसके पास आया और उसकी चादर ठीक की, फिर दूसरे साइड जाकर लेट गया। वो अंजना की तरफ मुँह करके लेटा उसे देख रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जब वो पहली बार मिले थे। तब इसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन दोनों ऐसे एक साथ होंगे। प्यार भी अजीब होता है। एक अजनबी पता ही नहीं चलता कब अच्छा लगने लगता है, क्यों उसके दिल धड़कने लगते हैं, क्यों उसे देखकर दिल करता है कि बस इसे ही देखते रहें, क्यों उसे मिलने को देखने को दिल बेचैन रहता है, क्यों उसकी हर बात अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। फिर भी ज़िंदगी में हर बंदा प्यार करता है। एक अजनबी के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। प्यार बहुत अजीब होता है। आकाश अंजना को ऐसे देखे जा रहा था, कितनी प्यारी मासूम लग रही है सोती हुई। वो अंजना के करीब गया और उसके माथे पर किस करके बोला, गुड नाइट मिसेज आकाश वर्मा। वो ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि अंजना उससे लिपटी हुई है। उसने अपना मुंह आकाश के सीने में छुपा रखा है। उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और टॉयलेट चला गया। वो वॉशरूम से वापस अपने कमरे में आया। उसने अंजना के करीब बैठकर उसके चेहरे के बाल पीछे किए और उससे बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज वर्मा।
अंजना ने धीरे से आंखें खोली और आकाश की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा। कहकर उसने आंखें फिर बंद कर ली। आकाश ने उससे कहा, अंजना उठकर नहा लो, अभी कोई नहीं उठा है। लेट उठोगी तो सारी आंटियां मजाक उड़ाएंगी तुम्हारा और तुम्हें छेड़ेंगी भी। वो मौसी बोलेंगी, क्या बात है बहू, रात भर क्या करती रही जो सुबह नींद आ गई। आकाश ने मौसी की नकल उतारते हुए कहा। अंजना बोली, इसमें क्या है, मैं कह दूंगी। मौसी जी, आपके बेटे ने सोने नहीं दिया सारी रात, बड़ी मुश्किल से सुबह सोई हूँ। अंजना ने भी मजाक करते हुए कहा। इस तरह छेड़ना अच्छी बात नहीं है मिसेस वर्मा, अगर हम छिड़ गए तो आप बहुत पछताएंगी। आकाश ने कहा। डरता ही कौन है, आप ही डरते होंगे अपनी आंटियों से। अच्छा जी, ये सब बाद में पता चलेगा। जनाब, दिल्ली जाना है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई कहे कि इसने लेट कर दिया। चलो उठो, तुम्हें डैडी का पता नहीं, एक बार तैयार हो गए तो घर को सर पर उठा लेते हैं। 8 बजे निकलने का मतलब 8 बजे निकलना ही होता है। डैडी का नाम सुनकर अंजना जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ से निकली तो आकाश टॉवेल लिए खड़ा था। ये लो, अब साथ की साथ नहा भी लो, कपड़े अंदर जाकर बदल लेना, पानी गर्म है, मिक्स खुद देख कर लेना। अंजना नहा कर आकर तैयार होने लगी। जब आकाश चाय लेकर आया, ये लो चाय पी लो, मैं भी नहा कर आता हूँ। वो चाय रखता हुआ बोला। उसने अंजना की तरफ देखा तो देखता रह गया। उसने अंजना को अक्सर हल्के रंग के कपड़ों में देखा था, आज उसे लाल सूट पहना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो उसके पास आया और उसने काजल का टीका उसके कान के पीछे लगा दिया। इतनी सुंदर क्यों हो यार तुम, खुद को बचा कर रखना, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। अच्छा, ऐसे मत देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, जाओ नहा लो, नहीं तो कोई और घुस जाएगा। अंजना ने उसे धकेलते हुए कहा। अच्छा बाबा, जाता हूँ, तुम चाय पी लेना याद से। आकाश जाते जाते बोला। 7:30 बजे डैडी बाहर आ गए थे। वो सुबह से कितने ही फ़ोन कर चुके थे कि जल्दी तैयार हो जाओ, दिल्ली जाने में भी टाइम लगेगा। वो अंदर आते ही बोले, उठ गए सब, चलो अब जल्दी चलो। आकाश कहाँ है? उन्होंने आकाश को आवाज़ लगाई। हाँ बेटा, तुम दोनों तैयार हो? जी डैडी जी। चलो अच्छा है, ऐसा करो तुम दोनों एक कार में चलो, ईशान को ले लो साथ में। मैं तुम्हारी माँ और मौसी, चाची, बुआ और मामी को इनोवा में ले आऊँगा। जिनके पास कारें हैं वो लोग कार से ही आ जाएंगे, बाकी सब बस में आ जाएंगे, ठीक है? जी पापा जी। उधर अंजना तैयार हो चुकी थी। अंजना की फैमिली भी आ गई थी। वो आकर सबसे मिली, फिर सब दिल्ली के लिए निकल पड़े। आकाश की कार ईशान चला रहा था, उसके साथ उनका कजिन बैठा था। आकाश और अंजना पीछे बैठे थे। अंजना ने पूछा, दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है? करीब 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से भी इतना ही समय लगता है, इसलिए कार से ही आना ठीक है। सीधे घर तो पहुंच जाएंगे? आकाश बोला। बहुत दूर है, अंजना ने हैरान होकर कहा। भाभी जी, आप फिक्र न करें, आप आराम से बैठिए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब हम पहुंच जाएंगे, ईशान बोला। सफ़र जितना भी लंबा हो, हम सफ़र अच्छा होना चाहिए, सफ़र का पता नहीं चलता, फिर चाहे गाड़ी का सफ़र हो या ज़िंदगी का, आकाश बोला। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात कही है। रुको यार, इसे कागज़ पर नोट करना ज़रा, ईशान बोला। बात नोट करने की नहीं होती, दिल और दिमाग में बैठाने की होती है। मैंने भी किसी से सुनी थी तो आज तुम्हें सुना दी। ऐसे ही सभी बातें करते रहें। अंजना को नींद आ रही थी, उसकी कल की थकान अभी उतरी नहीं थी। उसने आकाश की तरफ देखा, आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से समझ गया कि उसे नींद आ रही है। वो बोला, अंजना ऐसा करो, तुम आंख बंद करके सो जाओ, जब पहुँचेंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। अंजना तो चाहती ही यही थी। वो झट से आंखें बंद करके एक तरफ को सर टिकाकर सो गई। ईशान ने गाने की वॉल्यूम कम कर दी। 3 बजे के करीब वो लोग दिल्ली पहुंच गए। रिसेप्शन का टाइम 7 बजे का था, सो उनके पास तैयार होने को 4 घंटे थे। डैडी बोले, आकाश ऐसा करो, अभी 4 घंटे हैं, तुम लोगों ने तो बाद में जाना है, सो ऐसा करो बहू को अपने कमरे में ले जाओ, तब तक आराम कर लेगी। ठीक है डैडी जी, आकाश ने अंजना को बताया। ये तुम्हारा असली ससुराल है। अंजना ने घर को ध्यान से देखा। घर बहुत शानदार था, मॉडर्न डिजाइन से बनाया हुआ, ट्रिपल स्टोरी विला था। बाहर बड़ा सा गार्डन था। अंजना तो घर देखती रह गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश एक अमीर खानदान का बेटा है। जब वो घर के अंदर आई तो वो और हैरान रह गई। अंदर से घर और भी सुंदर था। नीचे लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम के साथ एक बेडरूम विथ टॉयलेट था। आकाश उसे फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में ले आया। कमरा बहुत ही सादे तरीके से सजाया हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि किसी फौजी का कमरा है। अंजना कार में सो ली थी, पर वो पीठ सीधी करने के लिए लेट गई। आकाश उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसे पानी दिया। थक गई? टांग में दर्द तो नहीं हो रहा? अब आराम कर लो। अगर कोई दवा लेनी है तो ला देता हूँ, या टांगें दबा दूँ? आकाश की हर एक बात में प्यार झलक रहा था। अंजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे इतना पूछ लिया, मेरा सारा दर्द दूर हो गया। कहकर उसने आकाश के हाथों को चूम लिया। आकाश ने उसे लिटाकर उसका सिर दबाते हुए कहा, चलो अब आराम कर लो, फालतू बातें मत करो, सो जाओ। अंजना बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो ली थी। चलो बैठकर बातें करते हैं। मैं एक बात पूछूं? हम दोनों तो अचानक मिले थे। क्या मुझसे पहले भी आप किसी को पसंद करते थे या करते हो? आप बताओ तो मैं भी बता दूंगी। आकाश सोचकर बोला, मुझे नहीं पता कि इसे किस में लूँ, प्यार या किस्मत, पता नहीं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर। असल में 1 साल पहले मुझे एक मिशन के दौरान गोलियां लगी थी, तुम्हारे घर की पास की गलियों में। फिर वहाँ मुझे एक लड़की ने बचाया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस उसका दुपट्टा मेरे पास था, जो मेरे पास ही पड़ा है। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसी रात मुझे आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं ठीक होने के बाद उसे पहले ढूंढने उन्हीं गलियों में गया। किसी ने मुझे आवारागर्दी के जुर्म में पुलिस को पकड़ा दिया। क्या सच्ची में? अंजना ने शरारत से पूछा और हंस दी। और क्या, वो तो रोहित ही था जिसने आकर बचा लिया। फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल में गया, पर वो नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जिसका नाम पता ही नहीं चला, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। फिर वक्त गुजरता गया और रब ने मुझे तुझसे मिला दिया। मैं रब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, रब की तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा पहला प्यार था वही मेरा जीवन साथी बना। ये क्या कह रही हो? पहला प्यार मैं? कैसे? हमें मिले तो कुछ घंटे हुए थे और मैंने तुम्हें शादी के लिए कह दिया था। इन घंटों में प्यार कैसे? आकाश ने पूछा। अब इसे इत्तेफाक कहो या किस्मत। साल पहले जिस लड़की ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, वो आधी रात तक आईसीयू के बाहर आपके होश में आने का वेट करती रही। फिर दोस्तों के कहने पर आराम करने चली गई। वो क्या सोई, उसकी किस्मत ही सो गई। जब वो उठी तो आप वहाँ नहीं थे। कहीं से पता चला कि आप आर्मी हॉस्पिटल में हो, तो वो उस हॉस्पिटल में गई, पर आपका कहीं नाम नहीं था। उसके बाद उसे एक दिन हॉस्पिटल में भी आप दिखे, पर फिर गुम हो गए। फिर उसे आप कभी नहीं मिले। अंजना, वो जो भी हो, अब मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। मुझे किसी और से कुछ नहीं लेना। नहीं, लेकिन मुझे लेना है। वो लड़की साल बाद पहाड़ से गिरी। वो गिरी पर उसकी किस्मत जाग गई। उसे आपने ही बचाया। लेकिन उस वक्त मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि आपके चेहरे पर रंग लगा था। पर जब आप नहा कर आए तो मैंने आपको पहचान लिया और हैरान रह गई इस किस्मत के खेल पर, जिसने मेरे खोए हुए प्यार को ही मेरा पति बना दिया। आकाश, मैं वही लड़की हूँ, पर जब मैंने देखा कि आप मुझे पहचानते नहीं हो तो मैंने बताया ही नहीं। मुझे लगा था कि उस दिन के हादसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज पता चला कि आप भी मुझे चाहते हो। क्या? सच? क्या वो तुम ही हो? कहकर उसने अंजना को गले लगा लिया। अंजना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मेरा पहला प्यार भी तुम हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कहकर आकाश ने उसे फिर से गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंजना की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। फिर आकाश ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम इस तरह से न रोया करो अंजना। जो भगवान ने हम पर मेहरबानी की है, उसका शुक्रिया जितना किया जाए कम है। पर चलो अब आराम कर लो। आज की पार्टी के बाद कल वापस जाना है। फिर से वही ड्यूटीज़, वही काम और अपनी नई ज़िंदगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शाम को धूमधाम से रिसेप्शन हुई। सभी रिश्तेदार, दोस्त, यार, छोटे बड़े सभी खुशी से नाच रहे थे। आकाश और अंजना भी डांस फ्लोर पर आए। उनके लिए गाना लगाया गया और उन्होंने डांस किया। गाना था, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ।
वो साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अंजना के पेरेंट्स भी खुश थे कि उनकी बेटी को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आकाश ने रोहित को बुलाया और अंजना से मिलाते हुए कहा, रोहित मिलो इनसे, ये वही है जिससे उस दिन मेरी जान बचाई थी, वही मेरा पहला प्यार। क्या तुम दोनों ने मुझसे छुपाया? यार मेरा तो सारा ही मूड खराब कर दिया। ये कैसी दोस्ती, दोस्तों से ही छुपाते हो? बस अपनी दोस्ती खत्म, मैं चला, रोहित ने ड्रामा किया। आकाश और अंजना हैरान, क्योंकि सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। असल में रोहित के हाथ में माइक थी और आकाश और रोहित की बातें सबने सुन ली थी। वाह भैया, कमाल कर दिया आपने तो। आप तो कह रहे थे कि अचानक मिले शादी कर ली, तो ये पहले प्यार का क्या चक्कर है? आकाश बोला, 1 मिनट में सबको अपने प्यार की कहानी सुनाता हूँ। रोहित तुम भी सुन। मेरे पास आधी अधूरी कहानी थी जिसे अंजना ने अपनी आधी अधूरी कहानी उसमें मिलाकर पूर्ण कर दिया। फिर कुछ देर रुक कर उसने अंजना का हाथ पकड़ा और बोला, एक बार एक लड़की को एक लड़का बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर मिला। वो उसे हॉस्पिटल ले गई, वो उसके होश और अंत में वो मिल गए। वो लड़की अंजना थी और लड़का था मैं, यानी कि आकाश वर्मा। सब तालियां मारने लगे, सब उन दोनों के लिए खुश थे। फिर सब उन्हें दुआएं देने लगे। अंजना और आकाश एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन यह सच्चाई उनके जीवन में दुगनी खुशियां लाई थी कि वह एक दूसरे का प्यार थे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।